तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब क्या है, अगर आप इंडिया से वेस्ट की तरफ जाओ तो आपको जो ये कंट्रीज मिलती हैं, ईरान, इराक, सऊदी, यूएई, ये सारी कंट्रीज क्या है आपकी, ये सारी की सारी कंट्रीज है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, राइट। किस तरीके से, अगर हम इंडिया से देखें, इंडिया के इस वाले पोर्शन से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान कंट्री देखने को मिलेगी, देन इधर आपको मिलेगा ईरान। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पर्शियन गल्फ, इस तरीके से, राइट। यहाँ पे कौन सी कंट्री है, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आपके पास ओमान है, यहाँ पे यमन है, राइट। देन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको इधर देखने को मिलेगा अफ्रीका। यहाँ पे इस तरीके से पूरा क्या है आपका, ये है अफ्रीका, राइट। इस तरीके से आगे तक ये चलता है। सऊदी अरेबिया आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे कंट्री आपको मिलती है दैट इज इजिप्ट। देन इजिप्ट के पास यहाँ पे आपको जो कंट्री मिलती है दिस इज इजराइल। इजराइल के साथ यहाँ पे जो ये कंट्री है दैट इज जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन के ऊपर आपके पास क्या है, इधर इजराइल के ऊपर लेबनान, लेबनान के ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टर्की, यही कंट्रीज है। देन टर्की के बाद इधर ग्रीस एंड ऑल वो सारी कंट्रीज स्टार्ट हो जाती है, किसकी कंट्रीज, आपके यूरोप की कंट्रीज। एक रफ सा मैप मैंने यहाँ पे बनाया है, यही है ना, अगर देखा जाए तो यही सब है हमारे पास। ये जो बॉडी है हमारे पास दिस इज अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी। इसकी अगर हम बात करें, ये है हमारे पास रेड सी, आ जाओ बेटा कोई। देन ये है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी। यही तीन मेजर सीज है। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक कैनाल जिसको हम बोलते हैं स्विज कैनाल, स्विज कैनाल। अब ये जो मैं बोल रहा हूं कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि G20 की समिट के दौरान आप बोल सकते हो, जो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई थी, वहां पे इसकी अनाउंसमेंट की गई है। तो ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट किस तरीके से, इंडिया से आप एंटर करोगे कहां पे, यूएई में, यूएई से आप जाओगे सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन में, जॉर्डन से इजराइल में, इजराइल से यहाँ पे कंट्री पड़ती है आपके पास इस तरीके से दैट इज इटली। इजराइल से मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इटली, देन इटली से आप पूरे के पूरे यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकते। दिस इज अ कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है कि एक नया रास्ता आपने डिसाइड किया है, सिंपल। उस रास्ते में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से यूएई जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप शिप रूट का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आप लैंड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, इसमें आपका ट्रेन भी हो सकता है, मतलब रेलवे भी हो सकता है, और आपका रोड भी हो सकता है। हाँ जी, अच्छा, सही है, सही है, डन, ठीक है। तो दोबारा से बता दूंगी मैं आपको, आप रिकॉर्ड भी कर लेना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की, मतलब एक नया रास्ता जो इंडिया से मिडल ईस्ट को कनेक्ट करेगा, मिडल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, इंडिया से आपका शिप रूट बनाया जाएगा एक नया, जो कहां तक चलेगा, यूएई तक। यूएई के बाद आप लैंड रूट के थ्रू कनेक्ट करोगे सऊदी अरेबिया से, देन सऊदी अरेबिया से लैंड रूट के थ्रू जॉर्डन, देन जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप कनेक्ट करोगे इटली के साथ, और इटली से आप पूरे के पूरे यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकते हो बाय द रोड। तो मतलब यहाँ पे तीन मेजर आपके पास एरियाज है। एक तो है आपके पास साउथ एशिया, दिस इज साउथ एशिया जिसमें इंडिया पड़ता है। दिस इज मिडल ईस्ट, मिडल
ईस्ट या फिर इसको आप वेस्ट एशिया भी बोल सकते हो। और तीसरा कॉन्टिनेंट आपके पास कौन सा आ जाता है जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, कौन सा रीजन है, दैट इज योर यूरोप। तो इन तीन रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए G20 की जो दिल्ली में मीटिंग्स चल रही थी उसके दौरान इसकी अनाउंसमेंट की गई, राइट। सो दिस इज द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, राइट। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। On the sidelines of G20 summit in New Delhi, the memorandum of understanding was signed between India, US, Saudi Arabia, European Union, UAE, France, Germany, Italy to establish Middle East European Economic Corridor। देखो G20 की जब समिट होती है ना, तो G20 में मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके पास 19 कंट्रीज हैं, देन यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप आ जाएंगी, देन अभी रिसेंटली क्या है, अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें ऐड किया गया है। तो मतलब G20 कहने के लिए 20 मेंबर्स का ग्रुप है, लेकिन उस 20 मेंबर्स में बहुत सारी कंट्रीज कवर हो जाती है। ऑलमोस्ट आज के टाइम पे अगर हम बात करें, एशिया तो कवर हो ही रहा था, यूरोप भी कवर हो रहा था, अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज थी, अब ज्यादातर कंट्रीज इसमें आ जाएंगी जैसी आपकी अफ्रीकन यूनियन इसकी मेंबर बनी है। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो पहले से ही इसमें मेंबर था। तो मतलब G20 एक ऐसा ग्रुप है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेजर कंट्रीज है उन सबकी रिप्रेजेंटेशन इस प्लेटफॉर्म पे हो जाती है, राइट। तो अभी G20 की इस मीटिंग में ही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है, जिसमें रोडवेज बनाए जाएंगे, रेलवेज बनाए जाएंगे, वाटरवेज होंगे, इन तीन रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए। कौन से तीन रीजन्स? साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एशिया एंड आपका यूरोप। सिंपल। नेक्स्ट देखो, India Middle East Europe Economic Corridor is an infrastructure project that aims to create connectivity through rail and shipping networks, energy cables and data links। बहुत सारी चीजें होंगी, आप बोल सकते हैं यहाँ पे रेलवेज भी हो सकता है, एनर्जी केबल्स भी हो सकती हैं, यहाँ पे शिपवेज भी हो सकती हैं। ये सब क्या है? कनेक्टिविटी के माध्यम में आप बोल सकते हो, ये ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, चाहे डाटा की ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिकली कनेक्ट किया जाएगा। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नीचे टेबल में आपके पास दी गई है, उसमें देखो पार्टिसिपेंट कंट्रीज कौन सी हैं। यहाँ पे देखो सारी कंट्रीज के नाम नहीं लिखे गए हैं, यहाँ पे उन कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं जिनके द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया गया है, मतलब जो मेजर कंट्रीज है आपकी। उसमें इंडिया तो है ही है, देन सऊदी अरेबिया है, यूएई है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूएसए है एंड यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ये जो आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर है कहीं पे भी यूएसए के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यूएसए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यूएसए का ट्रेड इस रीजन के साथ बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की ही बात कर लो, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो आपका ट्रेड है यूएसए के साथ वो है ट्रेड सरप्लस। मतलब इंडिया से यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है और यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट कम होता है। और ये बहुत रेयर केस होता है इंडिया के केस में। इंडिया के बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेडिंग पार्टनर्स आप बोल सकते हो, यूएई है आपके पास, चाइना है, रशिया है, बट इन सबके साथ इंडिया का किस तरीके का ट्रेड है? ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ज्यादा मंगवाता है वहां से इंपोर्ट ज्यादा करवाता है, एक्सपोर्ट कम करता है। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दैट इज योर यूएसए। सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया का किसके साथ है? यूएसए के साथ। और यूएसए के साथ कैसा ट्रेड है? हम बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है उनसे, राइट। तो ये जो पूरा रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूरोपियन रीजन हो गया, ये फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, ये जो सारी कंट्रीज है, इटली हो गया, इन सबके साथ यूएसए के ट्रेड रिलेशन है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे यूरोप के इस वाले पोर्शन से आप चले जाओ वेस्ट की तरफ, सामने क्या आ जाएगा? यूएसए। तो कनेक्टिविटी तो उधर भी जा ही रही है एक तरीके से, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? Major objective is to boost trade, clean energy, economic growth while providing an alternative to the China's Belt and Road Initiative।
मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि चाइना में एक सिल्क रोड हुआ करता था जो चाइना से कनेक्ट करता था कहां तक, यूरोप। अभी रिसेंटली जब से आपके जी जिनपिंग आए हैं 2013 से, जब से जी जिनपिंग आए हैं तब से उन्होंने ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें क्या है, एक तो रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया के नॉर्थ से, आप बोल सकते हो चाइना से किस तरफ, यूरोप तक, और एक आपके पास मैरीटाइम रूट भी होगा। मैरीटाइम रूट मतलब समुद्र के थ्रू भी यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो एक तो चाइना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, एक यूएस इंडिया ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रूट से आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो चाइना की डोमिनेंस होगी, इसमें किसकी डोमिनेंस होगी, इन कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो आपकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2020 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि G7 में आपके पास कौन कौन आता है, एक तो यूएसए है, देन यूएसए के साथ लगता कनाडा भी है आपके पास, देन उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद आपके पास फ्रांस है, फ्रांस के बाद आपके पास जर्मनी है, जर्मनी के बाद इटली है, एंड आपके पास है जापान। ध्यान से देखो तो ये वो सारी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व, इन 7 कंट्रीज के ग्रुप को बोला जाता है G7। तो G7 के द्वारा 2021 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, प्रोग्राम का नाम क्या है, पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें क्या है, वर्ल्ड लेवल पे ऐसे कॉरिडोर्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। उसी प्रोजेक्ट के तहत आप बोल सकते हो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट में सिर्फ ये कॉरिडोर नहीं बनेगा, आने वाले टाइम में और बहुत सारे कॉरिडोर्स बनेंगे। प्रेजेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये करंट मंथ में आपके पास न्यूज में चल रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, कॉरिडोर्स कंपोनेंट क्या क्या है। नंबर 1, रेलवे लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, मेक ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप 40% फास्टर। अब देखो यहां से आपकी शिप चलेगी, यहाँ पे रेलवे, शिप चलेगी यहाँ पे रेलवे, इससे क्या होगा, हमारा यूरोप के साथ जो पहले ट्रेड होता था, जिस स्पीड के साथ ट्रेड होता, जितना टाइम लगता था, अब उससे क्या है 40% टाइम कम लगेगा, क्योंकि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट की गई है ये आपकी टाइमिंग को कम कर देगा। और टाइम सबसे बड़ा मुद्दा होता है। एक हम और पढ़ेंगे, दैट इज ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो भी क्यों बनाया गया, हमें रशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए। पहले ज्यादा टाइम लगता था, ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद आधे से भी कम टाइम रह गया, और यहाँ पे भी टाइम को ही कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। वैसे ज्यादातर कैसे होता है, मेडिटेरेनियन सी से स्विस कैनाल से होते हुए रेड सी में, एंड रेड सी से अरेबियन सी, अरेबियन सी से आपका साउथ एशिया में, आप बोल सकते हो इंडिया में जो शिप्स हैं वो पहुंच जाती है। ज्यादातर ट्रेड इसके थ्रू होता है, लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने की वजह से आपका डिस्टेंस भी कम होगा, प्लस स्पीड भी बढ़ेगी, राइट, और 40% टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिसिटी केबल एंड क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन टू फॉस्टर क्लीन एनर्जी ट्रेड। एक चीज याद रखना, जब से 2022 का बजट आया है तब से जो आपकी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है बहुत न्यूज में चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का मतलब क्या है, ऐसा हाइड्रोजन फ्यूल जो आपने क्या है, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाया है। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जो रिन्यूएबल एनर्जीज है आपके पास। तो उसको क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां सिर्फ शिप नहीं जाएगी, यहां से यहां पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, और उस पाइपलाइन के थ्रू क्या है, आप इंडिया से जो ग्रीन हाइड्रोजन है उस पाइपलाइन के थ्रू यूएई में भेज सकते हो, सऊदी में भेज सकते हो, यूरोप में भेज सकते हो, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं या फ्यूल्स होते हैं इनको बैरल्स में भर के भी आप लेके आ सकते हो, लेकिन कितना को भर के लेके आओगे। मुद्दा यहाँ पे ट्रेड में हमेशा क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करना है। तो एक चीज याद रखो, आप यूएई से ऑयल का बैरल लेके आ रहे हो शिप के थ्रू,
शिप जाएगी, शिप की भी तो एक कैपेसिटी है ना कि मैक्सिमम इतना लेके आ सकती है। आपकी मान लो 10 शिप्स गई, 10 शिप्स वापस आई, उसके चलने में खर्चा तो होता ही है। एक आपने क्या कर दिया, एक बार खर्चा करके यहां से यहां तक पाइपलाइन बिछा दी, अब क्या होगा, वहां से वो जो ऑयल है या गैस है उसको छोड़ा जाएगा, इंडिया में पहुंच, तो खर्चा आपका कट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आपकी कट होगी, प्लस स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। यही सब करना कोशिश होती है कंट्रीज, कैसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम किया जाए और ट्रेड को अफोर्डेबल बनाया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, हाई स्पीड डाटा केबल टू लिंक इनोवेटिव डिजिटल इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड एंड क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपकी जो डाटा केबल्स है, मतलब क्या है कि यहां से यहां आपने कुछ भेजना है। अब आपको लगता होगा कि हर एक चीज सैटेलाइट से ही होती है, हर एक चीज सैटेलाइट से नहीं होती है। आपको जो केबल्स है वो समुद्र के अंदर से बिछानी पड़ती है कनेक्टिविटी के लिए, तो वो जो केबल्स हैं वो भी बिछाई जाएंगी, जिससे क्या है, डिजिटली ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा सिक्योर तरीके से आप बोल सकते हो कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो हर एक तरीके से कनेक्ट करना इन कंट्रीज को। नीचे आपके पास मैप भी बनाया गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें मेजर जो लोकेशंस है आपकी वो लिखी हुई हैं। देन कॉरिडोर सेगमेंट की बात करें तो ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द अरेबियन गल्फ, नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग अरेबियन गल्फ टू द यूरोप। दो है आपके पास, एक ईस्टर्न वाला है, ये है, एक ये है। ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को अरेबियन गल्फ, अरेबियन गल्फ का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन जिसको हम पर्शियन गल्फ बोल देते हैं, राइट। तो इस पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट कर रहा है ये वाला रूट। देन यहां से यहां देखो सऊदी टू कहां कनेक्ट हो रहा है, नॉर्थ वाला जो आपका पोर्शन है ये कनेक्ट हो रहा है यूरोप के साथ। मैंने सीधा सीधा सा बना दिया, वैसे साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ में थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है आपका जो यूरोप रहता है, राइट। इसलिए वो बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न कॉरिडोर है किसमें, एक ईस्टर्न कॉरिडोर है आपके पास, राइट। नेक्स्ट देखो, बेनिफिट्स क्या होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी देना है लिखने के लिए, तो ध्यान से सुनना और फिर उसको लिखना भी आपने। एनहांसिंग द फूड सिक्योरिटी, रीजनल सप्लाई चेन्स, ट्रेड एक्सेसिबिलिटी, इन्वायरमेंट कंसिडरेशंस, इकोनॉमिक कोहेशन, जॉब क्रिएशन, रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बहुत सारी चीजें हैं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से जब आपका ट्रेड बढ़ेगा और ट्रेड सस्ता भी हो जाएगा, तो अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी ट्रेड की। जब आपने यहां से यहां तक पाइपलाइन बिछा दी है तो आपको शिप्स चलाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको फॉसिल फ्यूल्स जलाने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, टेम्परेचर को राइज करते हैं, कैसे, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में एक कवरिंग बना लेती हैं, ऐसी कवरिंग जो सनलाइट को ट्रैप कर देती है, आप बोल सकते हो अर्थ के सरफेस के पास, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है वो लोअर वेवलेंथ की सनलाइट को एंटर करने देती है। जब यहाँ पे सनलाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर आने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को ग्रीन हाउस गैस पास नहीं करने देती, तो वो लाइट क्या है, वो सन रेज क्या ट्रैप हो जाती हैं अर्थ के सरफेस के अराउंड। मैंने कई बार बताई ये बात, आपने एनवायरमेंट में भी पढ़ी होगी। तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्लाइमेट चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर का राइज होना, और टेम्परेचर राइज होने के पीछे ग्रीन हाउस गैसेज एक बहुत बड़ा कारण है। और जितना ट्रांसपोर्टेशन आपका फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज अमिट होगी। तो यहाँ पे अगर आप क्लीन एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैसेज आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फूड सिक्योरिटी की वो बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस एरिया में कहीं पे भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या फिर इंडिया को बाहर से कोई फूड मंगवाना है या एक्सपोर्ट करना है, हर एक चीज पॉसिबल है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इजराइल भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी भी है। इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, अरेबिक डेजर्ट का एरिया। अरेबियन पेनिनसुला है ना, ये वाला पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपके पास अरेबियन डेजर्ट भी है, और डेजर्ट के एरिया में तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों की जरूरत पड़ती ही रहती है, सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखो,
reliable cross border ship to rail transit network connecting India to UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, यूरोप। अगेन वही बात आ गई कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, और कनेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हर एक स्फीयर में जब आप इकोनॉमीज को कनेक्ट करना चाहते हो। इकोनॉमीज को कनेक्ट करना मतलब ट्रेड को कनेक्ट करना, सिंपल। Then it offers India a crucial role in global commerce, digital communication and energy network with China's Belt and Road Initiative। तो जैसे हमें पता है कि प्रेजेंटली जो चाइना है आपका, चाइना क्या कर रहा है, वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। और 2013 के बाद अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा डोमिनेंस बढ़ गई है चाइना की। क्यों? क्योंकि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया। एक तो लैंड रूट के थ्रू एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट किया, और एक समुद्र के थ्रू भी एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट किया। नीचे जाके आपको डायग्राम भी मिल जाएगी उसकी, अगर आप देखोगे तो चाइना को आप बोल सकते हो काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इंडिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। तो इंडिया उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यूज नहीं करेगा। और उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, वो कहां से गुजरता है, जो रोड वाला है आपका, वो कहां से गुजरता है, इंडिया के कश्मीर वाले रीजन से। कौन से कश्मीर वाले रीजन से? उस रीजन से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। मुद्दा क्या था? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से उस रोड को निकाला गया, बट इंडिया से परमिशन नहीं ली गई, क्योंकि वो एरिया किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान के कंट्रोल में। इसी चीज के ऊपर मुद्दा हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया उस रोड का इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव में आप बोल सकते हैं इंडिया इज नॉट अ मेंबर। तो इंडिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव रोड आपके पास बन गया है, एक रूट बन गया, आप बोल सकते हो। Then geographical advantage क्या है? It firmly position India along the trade route spanning Southeast Asia to the Gulf, West Asia and Europe। वही मैंने आपको बताया ना कि साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया भी आपके पास है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो इंडिया से ईस्ट की तरफ म्यांमार, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज है, उनके साथ हमारी रोड की कनेक्टिविटी है। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे रिसेंटली न्यूज में कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा था, मैंने करवाया भी था। कालाधन प्रोजेक्ट जो क्या कर रहा है, कालाधन प्रोजेक्ट हमारे कलकत्ता को कनेक्ट कर रहा है म्यांमार के साथ, राइट। ऐसे हमारे बहुत सारे हाईवेज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्राइलेटरल हाईवे है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड एक हाईवे बनाया गया, आप बोल सकते। तो उनके साथ कनेक्टिविटी है। इंडिया की कनेक्टिविटी हमने करवा दी किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ। दिस इज वेस्ट एशिया, क्योंकि इसके बाद टर्की के बाद एशिया खत्म हो जाएगा, तो ये एशिया का कौन सा पोर्शन है? वेस्ट वाला। यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? यूरोप स्टार्ट हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, ये चार रीजन्स को आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो। ये इंडिया के लिए फायदेमंद है, राइट, कि इंडिया ईस्ट में भी कनेक्ट हो रहा है और वेस्ट में भी कनेक्ट हो रहा है। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी उतना अच्छा आपका ट्रेड, उतनी अच्छी आपकी इकोनॉमी, उतना अच्छा आपका डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट देखो, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, ये क्या चीज है? It was an initiative announced in 2021 during G7 summit in United Kingdom, is a collaborative effort by G7 countries to fund infrastructure project in the developing nations। ठीक है, तो ये G7 कंट्रीज, मैंने यहाँ पे लिख दी ना G7 कंट्रीज, USA, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज। इन डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसको मैं बोल रहा हूं PGII। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है? ये कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगी ऐसे कॉरिडोर्स बनाने के लिए, राइट। तो इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस करंट अफेयर में? ये है 2021 का PGII, मतलब इसको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के तहत, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये आपका कॉरिडोर कनेक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, पूछा कुछ? नेक्स्ट देखो,
पीजीआई इनिशिएटिव्स एंड डिस्क्रिप्शन, इसको आप जस्ट एक बार रीड करना, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, है क्या ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसकी भी डिस्कशन चल रही है। चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2013 में, जब प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जो प्रेजेंटली चाइना के तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो जब पहली बार बने थे वो कब बने थे, 2013 में, मोदी से 1 साल पहले आप बोल सकते। उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया था जी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कारण क्या था, कारण सिर्फ एक था कि जो एंशियंट टाइम पे सिल्क रूट हुआ करता था, जो चाइना से वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करता था, उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाए, जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया का कश्मीर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो लिखा गया आपने जस्ट इसको पढ़ लेना है। नीचे आओ, जहां पे आपके पास क्या है, वो डायग्राम दी गई है जहां पे आपको दोनों रूट समझाए गए। एक तो आपके पास क्या है, ओवरलैंड रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और एक है आपका मैरीटाइम रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे देखो, जो आपका लैंड रूट है वो इस मैप में आपको दिखाया गया कि इंडिया के ऊपर से ही निकल जाता है, लेकिन वो ऊपर से तो निकलता है, उस रोड से एक आपके पास और रोड है जो नीचे गवाधार को कनेक्ट करेगा। चक्कर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में देख लो, जो आपका ये रोड इनिशिएटिव है, ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे इंडिया का नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, राइट। वो रोड कहां से निकल रहा है, इधर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एशिया। बट आपके पास पाकिस्तान में यहाँ पे एक पोर्ट है चाइना का, जिसका नाम है गवाधार पोर्ट। गवाधार पोर्ट जो चाइना ने लीज के ऊपर लिया हुआ है। इस रोड को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक रूट आपका यहां से निकलता है इस तरीके से। ऐसा क्यों, ऊपर आपका रोड वाला इनिशिएटिव है, नीचे से आपका क्या जा रहा है, नीचे से आपका जा रहा है सी रूट वाला जो आपका है ना, मैरीटाइम रूट जो है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता है, आप बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान के थ्रू होके, गवाधार पोर्ट के थ्रू होके इन दोनों को कनेक्ट कर सकता है, जो आपके पास पिंक कलर में और ऊपर स्काई ब्लू कलर में बनाया गया है, राइट। तो इसमें देखो कितनी सारी कंट्रीज कनेक्ट हो रही, चाइना से शुरू होके, मतलब ईस्ट एशिया से शुरू होके वेस्ट यूरोप तक कनेक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जर्मनी है, वेनिस इटली वाला एरिया हो गया, स्पेन तक, फ्रांस तक, ये सारे एरियाज कनेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी वर्ल्ड लेवल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस करंट अफेयर, ठीक है। अब इसी के साथ मिलता जुलता हमारे पास एक और करंट अफेयर है, इसी मैप से हमें पता चल जाएगा, दैट इज मेडिटेरेनियन स्ट्रॉम। मेडिटेरेनियन सी है हमारे पास, मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन क्या है, नॉर्थ में यूरोप है, साउथ में अफ्रीका है, देन वेस्ट वाली साइड यहाँ पे कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, और ईस्ट वाली साइड आपके पास क्या है, एशिया। ये सारी कंट्रीज, टर्की हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, ये सारी कंट्रीज यहां तक स्वीज कैनाल के इस तरफ तक आप बोल सकते हो, ये सारा एरिया किसका है, आपका एशिया का है। तो एशिया, यूरोप, देन अफ्रीका एंड अटलांटिक ओशन, इनके बीच में पड़ेगा ये आपका मेडिटेरेनियन सी, जिसके अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको 22 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिसमें ज्यादातर कंट्रीज कौन सी हैं, आपके यूरोप वाली, बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप की, देन एशिया की भी कंट्रीज हैं, देन अफ्रीका की भी कंट्रीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन है आपका, ऊपर की तरफ आपके पास है स्पेन, नीचे की तरफ आपके पास है मोरक्को। मोरक्को किसकी कंट्री है, अफ्रीका की। इन दोनों के बीच में एक आपके पास इस तरीके से समुद्री रास्ता है, एक ऐसा कैनाल आप बोल सकते हो, नेचुरली आप बोल सकते हो, जो क्या है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की स्टेट क्या करती है, स्ट्रेट मतलब
एक छोटी कैनाल, एक छोटा वाटरवे जो कनेक्ट कर रहा है दो बड़ी वाटर बॉडीज। इसका नाम क्या है? जिब्राल्टर की स्ट्रेट। ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। अब मेडिटेरेनियन सी के पास ही नीचे की तरफ एक कंट्री मिलेगी आपको इजिप्ट के पास, जिसका नाम है लीबिया। आपको मैप में दिख रहा होगा, लीबिया नीचे डार्क किया हुआ है। इजिप्ट के बिल्कुल पास आपको मिलेगा लीबिया, और उस लीबिया की अगर हम बात करें, वहां पे रिसेंटली मेडिटेरेनियन स्टॉर्म जो है उसने हिट किया, जिसकी वजह से लीबिया में बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। तो दिस करंट अफेयर इज ऑल अबाउट मैपिंग। मेडिटेरेनियन स्टॉर्म्स के बारे में, समुद्र के आसपास के एरियाज में देखो स्टॉर्म्स आते रहते हैं। इंडिया के साथ समुद्र लगता है, इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 7515 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, और इस कोस्ट लाइन पे कभी ना कभी कोई सुनामी भी आई है, आप बोल सकते हो पास्ट में। साइक्लोन्स तो आते ही रहते हैं, हर साल साइक्लोन्स आते हैं हमारे यहाँ। वैसे स्टॉर्म्स आना कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉर्म न्यूज नहीं है, न्यूज है लीबिया कंट्री जो बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? मेडिटेरेनियन सी के साथ। सिंपल, राइट? तो इन लोकेशंस के बारे में बताओ। एक यहाँ पे ना डिस्कस किया जा रहा है, लीबिया इज अ कंट्री इन मागरेब रीजन। मागरेब का मतलब क्या होता है? मागरेब का मतलब होता है वेस्ट कंट्रीज। अगर हम लीबिया की बात करते हैं तो लीबिया खास तौर पे आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहां पे ज्यादातर आपको मुस्लिम धर्म देखने को मिलता है, तो उसमें एक शब्द यूज किया जाता है मागरेब रीजन। मागरेब रीजन मतलब पूरे का पूरा नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इसी मागरेब रीजन में आपको देखने को मिलेगा लीबिया। इसके अलावा अल्जीरिया भी है, टूनिशिया भी है, माली भी है, देन मोरक्को भी है, मॉरिशस भी, ये सारी है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है, एक प्रॉपर आर्टिकल है जो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर लिखा गया है। तो इसमें देखो, द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल फ्रॉम सितंबर 18 से लेके 22 तक जो हुआ है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। विल बिगिन विद द डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट 75-year जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। तो यहाँ पे आपको रिसेंटली न्यूज में आपने सुना होगा कि एक बिल पास किया गया है, राइट, जिसमें बहुत सारी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया, वुमेन फिल्म स्टार्स को बुलाया गया, क्या दिखाने के लिए कि मोदी सरकार या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट को कितना सपोर्ट करती है। और वहां पे एक बिल भी पास किया गया इसी सेशन के दौरान, जिस बिल में क्या है, 33% रिजर्वेशन दी गई सीट्स में, किसको? वुमेन को। कहां पे? लोकसभा की सीट्स में 33% वुमेन को मिलेंगी सीट्स, मतलब उन 33% सीट्स के ऊपर वुमेन कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। और दूसरा कहां पे? विधानसभाओं में। विधानसभा क्या होती है? जो स्टेट लेवल पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसी को विधानसभा बोला जाता है, जो स्टेट के लॉज बनाती है। स्टेट के लेजिस्लेचर में मेजर पोर्शन जो है वो क्या है? विधानसभा। तो वहां पे 33% सीट्स जो है वो रिजर्व की जाएंगी, और हमें पता है कि हमारे देश में ऑलरेडी पंचायत में तो 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहती है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये जो जर्नी रही है हमारे पार्लियामेंट की, उस जर्नी को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। तो कैसा है हमारा पार्लियामेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर सीधा मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट की अटेंडेंस कम हो रही है, पार्लियामेंट में डिस्कशंस कम हो रही हैं, तो क्या दिक्कतें हैं, क्या हिस्ट्री है, अब तक क्या रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसमें देखो, Parliament is the supreme legislative body in the democratic country responsible for making and passing laws, representing citizens, overseeing the government actions. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके की हमारे पास टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे पास है, दैट इज पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया हमने कहां से लिया है? इसका आइडिया इंडिया ने लिया है यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है, वहां पे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या है? 3 मेजर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में।
नॉट पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एक होगा एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाता है, और एक आपके पास जुडिशरी जो जस्टिस आपको प्रोवाइड करेगी। अब हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है वो 2 लेवल पे होता है। एक लेजिस्लेचर होता है आपके स्टेट लेवल पे और एक होता है यूनियन लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल। हम इस आर्टिकल में किसको डिस्कस कर रहे हैं? यूनियन लेजिस्लेचर को। और हमारे देश के यूनियन लेजिस्लेचर का नाम क्या है? उसका नाम है पार्लियामेंट। उसका नाम है पार्लियामेंट, जिसमें हमारे पास लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है एंड प्रेसिडेंट आता है। इंडियन पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन 3 ऑर्गन्स को जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका देश का पार्लियामेंट। तो इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या खामियां हैं और क्या अच्छी बातें हैं और क्या अचीवमेंट्स लास्ट 75 ईयर्स में, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो इसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल लेगेसी की अगर हम बात करते हैं तो डीपली रूटेड इन इंडियाज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्टिंग पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस फॉर द मिलेनियम। अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का मतलब होता है कि इस तरीके से लॉज बनाओ, इस तरीके से पॉलिसीज बनाओ और इस तरीके से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप जनता की पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में आपके पास 543 मेंबर बैठे होते हैं और ये 543 मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये एमपीज कौन चुन के भेजता है? आम जनता। तो ये पार्लियामेंट में क्या दर्शा रहा है? जनता की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आपकी डेमोक्रेसी चलती है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे सीधा सीधा जनता खुद लॉ बनाएगी। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लॉ बनाते हैं। राज्यसभा में भी आपके पास 245 मेंबर बैठे होते हैं। इन 245 एमपीज, इनको भी एमपी बोला जाता है, एमपी ऑफ राज्यसभा लोकसभा। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये 245 एमपी को कौन चुन के भेजता है? स्टेट में जो एमएलए बैठे होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन एमएलए को कौन चुनता है? जनता। तो अगर ध्यान से देखा जाए लोकसभा में जनता सीधी सीधी रिप्रेजेंट हो रही है, तभी लोकसभा में जिसके पास ज्यादा सीट्स होती है उनकी सरकार बनती है। राज्यसभा में भी जनता रिप्रेजेंट हो रही है लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है क्योंकि जनता ने एमएलए को चुना, एमएलए ने एमपीज को चुना। तो ये सारी चीजें क्या इंश्योर कर रही है? हमारे देश का कल्चर। हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानते हैं और इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पुरानी नहीं है बट सबसे बड़ी आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी है और सबसे अच्छे तरीके से सरवाइव करने वाली डेमोक्रेसी है। हमारा संविधान को 1950 में लागू किया गया था। आज आपके पास क्या चल रहा है? 2023। यही संविधान पिछले 73 सालों से आप बोल सकते हो चलता आ रहा है, 1950 से लेके 2023। तो इतने लंबे समय के लिए किसी संविधान का चलना एक बहुत बड़ी बात है, राइट। नेक्स्ट देखो, India is widely regarded as mother of democracy. Ancient text and local self-governance tradition like sabhas, samitis, republics. Ancient history पढ़ ली तुम लोगों ने? वैदिक काल में सभा समिति क्या होती थी बताओ जरा मुझे। वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में 2 पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में सभा समिति होती थी, क्या होता था? मेल एल्डर्स। अच्छा। और तो क्या था वैदिक काल के टाइम पे, मतलब आज से अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 4 से 5 हजार साल पीछे की अगर हम बात करें, उस टाइम पे हमारे इंडिया में 2 तरह की आपके पास असेंबलीज होती थी। एक थी सभा, एक थी समिति। समिति में क्या होता था? समिति में जितने भी अडल्ट हैं, अडल्ट मतलब
जो 18 साल से, आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग 18 साल से ऊपर, जितने भी अडल्ट हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सारे मेंबर हो। और वो अडल्ट लोग वोट करके किसको चुनते थे? अपने राजा को चुनते थे। वैदिक काल के शुरू वाले टाइम में राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था, और उस जनता को एक साथ क्या बोलते थे हम? समिति। आज भी तो है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? विलेज में जितने भी वोटर्स हैं वो सब क्या है? ग्राम सभा। और वो वोटर्स क्या करते हैं? अपने पंच सरपंच को चुनने के लिए वोट करते हैं। वैसे ही वहां पे ट्राइब्स में क्या होती थी? समिति, जो अपने राजन को चुनने के लिए वोट करती थी। एक होती थी सभा। सभा में सिर्फ जो एल्डर बुजुर्ग मेल ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, फीमेल्स की पार्टिसिपेशन नहीं थी और यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन नहीं थी। एल्डर्स पार्टिसिपेट करते थे, मेल एल्डर्स, और वो क्या करते थे? एज अ जुडिशरी वर्क करते थे। किसी का भी कोई रौला है, किसी का भी कोई केस है, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, उसको निपटाते। तो मतलब हमारे देश में ये कल्चर जो है ये बहुत पहले से है। ये कोई मैंने आपको बोल दिया कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिए, इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी हमने यूके से ली है। डेमोक्रेसी तो हमारे कल्चर में हजारों सालों से चली आ रही है। उस दिन भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तीसरा उन्होंने क्या लिखा? रिपब्लिक। मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी किसकी? गण संघ की। गण संघ। गण संघ का मतलब क्या है? रिपब्लिक कंट्री। और हमारे देश में जब आप महाजनपद को पढ़ते हो, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा, उन महाजनपद में से आपको 5 मेजर महाजनपद ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे क्या था? राजा चुना हुआ होता था। गण संघ का मतलब है जो राजा है वो चुना हुआ होगा। अर्ली वाले टाइम में तो हर एक ट्राइब में होता था। बाद में लेटर वैदिक एज आती जिसमें क्या है? ये चुनाव वगैरह, समिति वगैरह ये खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लेटर वैदिक एज के बाद महाजन पद आते हैं, अशोका के टाइम पीरियड में आप बोल सकते हो, है ना, तो उस टाइम पीरियड पे भी इलेक्शंस होते थे। तो बार बार हमारे यहाँ पे इलेक्शंस का होना ना होना, ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। मतलब हमारे कल्चर में ये चीज रही है। डेमोक्रेसी इज देयर, रिपब्लिकनिज्म इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाउंडिंग फादर्स विजन। फाउंडिंग फादर हमारे कौन है? जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है, हमारे देश की स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे जो। तो वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या विजन है? अगर हम उसकी बात करें तो देखो, इंडियाज फाउंडर्स हैड फेथ इन पीपल्स विजडम लीडिंग टू द अडॉप्शन ऑफ एनलाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखो, जनता के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, आप बोल सकते हो। कौन? हमारे जो फाउंडिंग फादर है। जैसे गांधी की हम बात करें, गांधी के द्वारा बार बार इसी चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि जनता के हाथ में पावर दो। जैसे हम पंचायती राज की बात करते हैं, पंचायत बनाने की बात करते हैं, लोकल लेवल पे सरकार को ज्यादा पावर देने की बात करते हैं, ये सब किसने बोला है? गांधी ने बोला। तो मतलब हमारे देश में जनता को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में पहला वर्ड ही क्या है आपके पास? पहली लाइन ही, सॉरी, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और प्रियम्बल का वी द पीपल ऑफ इंडिया ये दर्शाता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स हैं, वो कौन है? जनता। राइट। नेक्स्ट, accommodative democracy, effective management of conflicts, celebration of diversity and promotion of unity for development and prosperity. Unity in diversity is the fundamental national ethos. ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत डाइवर्स हिस्ट्री है, बहुत डाइवर्स लिटरेचर, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, हर एक चीज, लेकिन स्टिल यूनाइटेड। स्टिल कुछ ना कुछ इंडियंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर ही देता है, आप बोल सकते हो। तो ये हमारा एक फंडामेंटल है, आप बोल सकते हो, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है। Watchdog of the public exchequer, oversight of the public finance, budget approval and accountability of the executive, approval of budget and financial allocation. अब आपको पता है हमारे देश में बजट रखा जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है बजट को हमारे संविधान में क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल है इसका 112। हमारे देश में बजट रखने का क्या प्रोसेस है?
बजट रखने का प्रोसेस है, सबसे पहले प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा बजट रखने के लिए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर इसको कहां पे रखेगा, इसको रखेगा लोकसभा में। लोकसभा में क्यों रखना है, क्योंकि लोकसभा में जनता के सीधे सीधे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में अल्टीमेट डिसीजन हमने जनता के हाथ में ही पकड़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, मैंने आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाया जब न्यूज में चल रहा था। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, सरकार को आप निकाल सकते हो, सरकार को खत्म कर सकते हो, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे रखा जाता है, कहां पे पास किया जाता है, लोकसभा में। ऐसा क्यों, क्योंकि लोकसभा में जो भी बिल पास होगा उसका मतलब ये है कि वो जनता की रजामंदी के साथ पास हो रहा है, क्योंकि जनता के साथ जो सीधे सीधे कनेक्टेड एमपीज हैं वो उसको पास करने के लिए वोट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे बजट हो कुछ भी हो ये सब लोकसभा में पास किया जाता है, मतलब जनता की इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें देखने को मिलती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऊपर प्रेसिडेंट बैठा है वो कहीं भी कोई भी खर्चा किए जाएगा और वो अपनी मनमर्जी से कहीं से भी पैसा निकाल के कहीं भी खर्च कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हो उसको पास करवाया जाता है किसी ना किसी अथॉरिटी से, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इससे आप बोल सकते हो। वॉइस ऑफ पीपल की अगर हम बात करें, प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजंस टू रेज कंसर्न्स एंड प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू लेजिस्लेशन एंड डिबेट्स। फॉर एग्जांपल द इशू ऑफ मणिपुर क्राइसिस डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट सेशन। ये तो बहुत रिसेंट है। मणिपुर का जब इशू हुआ तो पार्लियामेंट में डिस्कशंस के ऊपर, मतलब डिस्कशंस के लिए बोला गया, पार्लियामेंट में बहुत सारी डिस्कशंस हुई भी। मुद्दा क्या खड़ा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसके ऊपर कोई अपने विचार सामने नहीं रखे गए, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर से वो विचार निकलवाने के लिए आप बोल सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा। कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन होता है, चीफ स्पोक्स पर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ऑटोमेटिकली आके बोलना ही पड़ेगा वहां। तो पहले वो नहीं कुछ भी कमेंट कर रहे थे तो उनको आके बोलना पड़ा, एट द एंड आप बोल सकते हो। तो मतलब क्या कि ये डिस्कशंस करवाना, मुद्दों के ऊपर डिस्कस करना, डेलिब्रेट करना, ये इंडिया में बहुत कॉमन चीज। नेक्स्ट देखो, living institution, vibrant representation of the will of over a billion Indians dedicated to the citizens' welfare and unity, consistent legislative work for the national progress। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 में लिखे गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 38 से लेके 51 तक सुजेशन ही सुजेशन। वैसे इस चैप्टर में 36 टू 51 आर्टिकल्स आते हैं, 38 से लेके 51 तक सुजेशंस दिए गए हैं। ऐसे सुजेशंस दिए गए हैं जिसको अगर सरकार फॉलो करके पॉलिसीज बनाए तो हमारे देश को एक बेहतर कंट्री बनाया जा सकता है। तो हमारे देश में पॉलिसीज आर ऑलवेज अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल। मेजर मुद्दा ही हमारा ये होता है कि जनता की भलाई हमने करवानी है यहाँ पे, राइट। जनता हमारी प्रमुख है। देन symphony of democracy, creation of elegant symphony of democracy upholding constitutional values and national interest, successful parliamentary functioning despite disagreement। हमारे पार्लियामेंट में दुनिया जहान की डिस्प्यूट हुए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की सरकारें बनी और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर की सरकारें लंबे समय तक भी चली और बहुत सारी साल से ऊपर भी नहीं चल सकती। बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन मार्क पार्लियामेंट के ऊपर उठाया जाता है कि पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं उनकी अटेंडेंस बहुत कम है, तो वो जनता की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। या पार्लियामेंट में बिल पास किए जाते हैं, ज्यादा डिस्कशंस नहीं होती है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हमारा पार्लियामेंट वर्ल्ड के सारे पार्लियामेंट से कहीं बेहतर समझा जाता है। तो दुनिया भर में जो माहौल है उससे काफी अच्छी डिस्कशंस हमारे देश में होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और ये क्या प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी, हाँ जी, अटेंडेंस कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कारण नंबर 1 तो ये होता है कि जो एमपीज हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है पार्लियामेंट के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो उनको इन चीजों की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे अनपढ़ एमपीज भी पैदा होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि लॉ बनता कैसे है, क्या होता है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे अनपढ़ आपको एमपी देखने को मिल जाएंगे।
जनता चूज करेगी ना, जनता ने जिसको चूज कर लिया, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट क्वालिफिकेशंस फॉर एमपी। या तो ये आप रख दो ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक क्वालिफिकेशन रहेगी अगर आप एमपी बनना चाहते हो, तो है नहीं हमारे पास, राइट। देन दूसरी चीज ये होती है कि जब सरकार की डोमिनेंस पार्लियामेंट में हो जाती है, जैसे प्रेजेंटली क्या है कि 543 में से 303 के करीब जो सीट्स हैं वो इसके पास है, सिर्फ और सिर्फ इकलौती बीजेपी के पास, और मोर देन 340 सीट्स है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास, एनडीए। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, मतलब कुछ पार्टीज का ग्रुप है ये एनडीए जिसकी ये सरकार है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, इंडिया एक नया आपके पास अलायंस बना है, इंडिया, इसके बारे में बताया था ना उस दिन मैंने आपको। इंडिया का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल, आगे, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो इंडिया बनाया गया है, ये अपने आप में क्या है? एक कोalition की गवर्नमेंट है। तो जब आप बोल सकते हो किसी सरकार की डोमिनेंस बहुत ज्यादा होती है, तो सामने वाले बंदों को लगता है कि हमारी कौन सी वहां पे सुनी जानी है, तो हमने पार्टिसिपेट करके क्या करना। तो मतलब कई बार जो प्रेजेंट सरकार होती है उनकी पॉलिसीज की वजह से, फॉर एग्जांपल आप सिंपल चीज है, मेजोरिटी के साथ बिल पास होते हैं। कोई भी बिल आपने रखा उसमें या तो आपको 50% से ऊपर मेजोरिटी चाहिए होगी या 67% मेजोरिटी चाहिए होगी। बीजेपी अकेली के पास वो सब कुछ है, तो बाकी पार्टीज ने आगे क्या करना वहां पे? वो बोलते हैं हम क्या करें वहां पे जाके। हाँ, अगर किसी ने मुद्दा खड़ा करना होता है वो मुद्दा खड़ा कर देता है आगे, हाँ, कि आपने ये किया, आपने, क्योंकि वो चीजें रिकॉर्ड होती है, और जब रिकॉर्ड होती है तो आप लोगों के सामने आती है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि इस बंदे ने देखो ये स्पीच दी है, बहुत ही अच्छी स्पीच थी, मोदी सरकार की ऐसी की तैसी कर दी, वो सारी चीजें होती है ना। तो वो सब चीजें करने के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको लोकसभा राज्यसभा के रूल्स को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्कूलों में होता है ना कि अगर 78% से या 75% से अटेंडेंस कम हुई तो तुम लोगों को रोल नंबर नहीं मिलेगा। वैसे कर दो कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस 80% से कम हुई तो अगली बार तुम लोग एमपी के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, भाग भाग के आएंगे सारे, राइट। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। देन evolution of parliamentary committees, detailed scrutiny of bills, budget proposals and ministries, enhancing oversight and accountability, committees role in policy evaluation and formulation। मैंने आपको पॉलिटी में ये सारी कमेटीज पढ़ाई हुई हैं कि जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल रखा जाता है तो वो एक कमेटी को थमा दिया जाता है। कमेटी उसमें अच्छे से, आप बोल सकते हो, स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी करनी मतलब छानबीन करनी, अच्छे से छानबीन करेगी उस बिल में क्या लिखा गया है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या कुछ ऐड करने की जरूरत है, फिर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट डिस्कस करता है, फिर वोट करता है, फिर पास करता है। तो मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको कुछ प्रिविलेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के सेशन के दौरान या पार्लियामेंट की दीवारों के अंदर अगर एमपी के द्वारा कुछ बोला गया है तो उस चीज के ऊपर आप उसको कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में बोली गई चीज, पार्लियामेंट में की गई डिस्कशन के ऊपर आपको सजा नहीं मिल सकती। ये चीज आप क्लियर रखो। तो मतलब क्या है, उनको हम एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप खुल के बोल सकते हो, ये मत डरना कि कहीं डिफेम कर दूंगा मैं किसी को या कुछ कर दूंगा। पार्लियामेंट के अंदर हाँ कुछ शब्द होते हैं जो पार्लियामेंट के रूल्स मना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट में किसी को ये नहीं बोल सकते, एक शब्द है डार्लिंग, ये पार्लियामेंट के रूल्स में मेंशन है कि आप डार्लिंग शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ गिने चुने शब्द, आप गालियां नहीं निकाल सकते हो, अब्यूजिव शब्द यूज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, आप बोल सकते हो। मतलब एक आपको डेकोरम जो है वो तो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं आप कुछ भी जाहिलों की तरह वहां पे बोलोगे। लेकिन हाँ, आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है कि आप बोल सकते हो। लेकिन अगर पार्लियामेंट की वॉल्स के बाहर आप कुछ बोलते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर केस भी हो सकता है कि ऐसे आपने डिफेम कर दिया उस बंदे को एंड ऑल। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप ये कर सकते हो कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया देश को, आप ये बोल सकते हो सीधा सीधा, राइट।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, पार्लियामेंट इज एंट्रस्टिंग विद सिक्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट सच एज रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वेल सेटल्ड प्रेसिडेंट्स। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो ऑपोजिशन क्या कर सकती है? ऑपोजिशन उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रखवा के, पास करवा के सरकार को रद्द कर सकती है। सरकार को एक डर रहेगा ना, अगर आपका कोई भी मिनिस्टर जो आपका हाउस है, पार्लियामेंट है, उसको मिसलेड करता है, मिसलीड करता है आप बोल सकते हो, तो उस बंदे को क्या किया जा सकता है? उसकी पोस्ट से निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? अगेन लोकसभा के द्वारा। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार एमपी बन गए या मिनिस्टर बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर बहुत सारे लिमिट्स हैं। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे प्रीलिम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इतना सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ गवर्नमेंट? 4 ऑप्शंस दी गई है, एक चूज करनी है, एबीसी। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है बताओ सर? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? एक बेसिक पॉइंट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? जिसको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन दे या जनता दे? जनता अथॉरिटी देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट, ये शब्द दिमाग में बिठा लो। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब क्या है? उनकी पावर्स के ऊपर लिमिट है, अनलिमिटेड पावर नहीं पकड़ाई हुई। उनको संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट देश का हेड है, प्रेसिडेंट भी अगर संविधान की उल्लंघना करता है तो उसको उस कारण की वजह से निकाला जा सकता है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिट्स लगी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो, चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी बाय पार्लियामेंट इंक्लूड। तो यहां पे देखो क्या क्या आपके पास चैलेंजेस है। नंबर 1, डिसरप्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है? पार्लियामेंट के सेशंस का प्रॉपरली कंडक्ट ना होना। पार्लियामेंट के सेशन कंडक्ट होने बट सेशंस में किसी बिल के ऊपर एक लंबी चौड़ी डिस्कशन ना होना, बस थोड़ी सी डिस्कशन करके पास कर दिया, बिल खत्म किया, ज्यादा सीरियस नहीं लिया, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा, राइट। तो मतलब पार्लियामेंटेरियंस का इसको सीरियस ना लेना बोल सकते हो कि कोई बिल कितना ज्यादा हार्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपके ये फार्मर बिल पास हो रहे थे तो आपने झटके से बिल पास कर दिया, आपने कोई ज्यादा डिस्कशंस नहीं की उसके ऊपर, लोगों से पूछा नहीं, आप लोगों से पूछते, आप लोगों से ओपिनियन लेते, है ना। आपने क्या, मेजोरिटी थी, आपने बिल पास कर दिया और बाद में रौला पड़ गया। लेकिन रौला पड़ गया तो अल्टीमेट अथॉरिटी इज जनता, तो आपको बिल कैंसिल करनी पड़ी। वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। ऐसी चीजों को एग्जांपल के तौर पे यूज किया करो, क्योंकि ये चीजें दर्शाती हैं आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, और अंडरस्टैंडिंग इज द की, और कुछ नहीं। यहाँ पे जितने मर्जी फैक्ट याद कर लो, जितने मर्जी आर्टिकल याद कर लो, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। मेंस में नंबर आपको सिर्फ तब मिलेंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पेपर के ऊपर दिखेगी। अंडरस्टैंडिंग होने से भी कुछ नहीं होगा, अकेला अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस भी करना है, जैसे इसको नहीं करना आता। और इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी सोच में कुछ अलग होता है, वो मुझे समझ आ जाता है क्योंकि मैं अभी इसको 3-4 महीने से जानता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है वो आपके पहली बार आपकी राइटिंग को देख रहा है, तो जो आप बोलना चाहते हो उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में उतारना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंडिंग होना और उसको एक्सप्रेस करना, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। Number 2, unruly behavior. Instances of unruly behavior by some members have become more common, affecting decorum and debate. मतलब कुछ मेंबर्स जो हैं सही ढंग से बिहेव नहीं करते। सही ढंग से बिहेव ना करने के पीछे कारण क्या है? या तो उनको सरकार की इतनी ज्यादा सपोर्ट है कि उनको किसी का कोई डर ही नहीं,
क्योंकि आज के टाइम पे हमें ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि एक तरफ तो हमारा संविधान बोलता है शेड्यूल नंबर 10 में कि अगर किसी बंदे ने चुने जाने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ा तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दल बदलने के केस के ऊपर निकाल दिया जाएगा उसकी पोस्ट से। निकालता कौन है? लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन। लोग एंटी डिफेक्शन करते हैं लेकिन उनको उनकी पोस्ट से नहीं निकाला जाता। तो मतलब क्या है? ये क्या है? अनरूली बिहेवियर। आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, ये भी गड़बड़ है। लैक ऑफ डिटेल्ड डिबेट्स, बहुत अच्छी लंबी चौड़ी डिबेट्स नहीं होती हैं। देन पब्लिक परसेप्शंस, citizens may lose trust in parliament due to its inability to function effectively। अगर ऐसे ही पार्लियामेंट चलता रहा तो जनता का पार्लियामेंट से विश्वास उठ जाएगा, और पार्लियामेंट वो स्तंभ है जो हमारी डेमोक्रेसी को दिखाता है। हमारी डेमोक्रेसी कैसे दिखेगी? पार्लियामेंटेरियन ही तो हमारी डेमोक्रेसी को दिखाएंगे। जितने ज्यादा डेमोक्रेटिक, जितने ज्यादा इंटरेस्टेड आप बोल सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस एमपीज होंगे, उतनी अच्छी आपकी डेमोक्रेसी। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं की इवेंट्स इन द इंडियन पार्लियामेंट हिस्ट्री, इंडिया की पार्लियामेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिले हैं। नंबर 1, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होना। 1950 में हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू करना। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का होना और डेमोक्रेसी का इंडिया में आना। पहले जो जनरल इलेक्शंस थे, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस थे, 1952 में हुए थे। क्यों हुए थे 1952 में? अर्ली 1952 में हो गए थे क्योंकि 1950 में जाकर तो संविधान ही आपका लागू हुआ है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, सारा सिस्टम आपने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास किया 1951 में, फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस हुए आपके, राइट। देन 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। मैंने आपको करवाया था कि 7th अमेंडमेंट 1956, जिससे क्या है, आपके इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, नई स्टेट्स बनाई गई लैंग्वेज के आधार के ऊपर और डिफरेंट बेसिस के ऊपर। देन 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शंस आते हैं। 1961 गोवा, दमन, दीव, ये 3 एरियाज इंडिया के साथ जोड़े जाते हैं। पहले गोवा, दमन, दीव 1961 तक इसके पास थे, पोर्तुगीज के पास थे। तभी हम बोलते हैं सबसे लास्ट में इंडिया को छोड़ के जाने वाली कौन सी यूरोपियन पावर है? पोर्तुगीज, क्योंकि वो 1961 में जाते हैं जब गोवा, दमन, दीव इंडिया के कब्जे में आता है। देन 1966 में अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनती है, और इंदिरा गांधी इकलौती प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर है आज तक, राइट। और काफी डिबेटेबल भी है इंदिरा गांधी, आप बोल सकते हो। देन 1971 में अगर हम बात करते हैं, नॉट 71, इन्होंने गलती से लिख दिया, इट्स नॉट 71, इट्स 1976, जिसमें 42nd अमेंडमेंट जो है वो आपकी पास की जाती है। 42nd अमेंडमेंट ने हमारे संविधान के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ चेंज किया है, और इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देन 75 से 77 इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आज तक उसको डिबेट किया जाता है। 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हमें गोल्डन टेम्पल पे देखने को मिला, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हमें देखने को मिला। देन 1986 में पासेज ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट, मैंने आपको एक चीज करवाई थी अगर आपको याद हो, अगर भूले नहीं हो तो, दैट इज इद्दत पीरियड। यही थे ना, स्पेलिंग ये नहीं है, इद्दत पीरियड। इद्दत की अगर हम बात करते हैं, इद्दत पीरियड क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का ये पीरियड होता है, आप बोल सकते हो। मुस्लिम धर्म में जब डिवोर्स होता है ना, तो डिवोर्स के बाद 3 महीने तक जो फीमेल होती है, उन्होंने कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना हो, क्योंकि आपका डिवोर्स हुआ 3 महीने के अंदर, अगर मान लो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और वो 3 महीने के लिए डिवोर्स होने के बाद भी जो मेल होता है वो मेंटेनेंस देता है, खर्चा पानी देता है किसको? फीमेल को, डिवोर्स होने के बाद। 3 महीने के बाद वो लड़की कहीं और शादी कर सकती है, 3 महीने के लिए कहीं पे शादी नहीं करेगी वो, और 3 महीने के लिए उसका जो पुराने वाला पति है वो उसको क्या है? मेंटेनेंस देगा। 3 महीने के बाद वो शादी करके दूसरे घर जा सकती। तो मतलब 3 महीने तक ही उनको सिर्फ मेंटेनेंस मिलती थी। अगर आप हिंदू डिवोर्स एक्ट में देखोगे, आपने डिवोर्स लिया है, अगर सामने वाली जो लड़की जिसका डिवोर्स हुआ है वो कमाने के काबिल नहीं है, तो मरते दम तक उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, एटलीस्ट तब तक देनी पड़ेगी जब तक उसके बच्चे बड़े होकर उसको खिलाने के लायक।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का होता था। उस चीज को हटा के यहाँ पे क्या किया गया, उनको ये अधिकार प्रोवाइड किया गया मेंटेनेंस वाला। अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक भी खत्म किया गया। बार बार ये चीज होती, तो ये हिस्टोरिक होता थोड़ा। देन 1991 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म पार्लियामेंट लेके आया, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। देन 2005 में अगर हम बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। राइट टू इंफॉर्मेशन आपके संविधान के आर्टिकल 19 में भी इनडायरेक्टली मेंशन है कि जनता का अधिकार होगा, वो जान सकते हैं कि क्या किया गया और क्यों किया गया, एक्सेप्ट फॉर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो देश की सिक्योरिटी एंड यूनिटी को हार्म कर सकती है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। आपने एग्जाम दिया, आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर ज्यादा बनने चाहिए थे, आप उस चीज के लिए डाल सकते हो और वो आपको पूरी डिटेल्स भेज देंगे कि आपके कितने कितने नंबर किसमें से कैसे आए, राइट, वो सारी चीजें। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, 2016 में जीएसटी आया, बड़ा ही आप बोल सकते हो रिफॉर्मिंग था। 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करके हमने जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीटली इंडिया के साथ जोड़ा एज अ 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 2020 में कोविड आ गया, पार्लियामेंट के सेशंस डिस्टरप्ट हो गया, आप बोल सकते हो ऑनलाइन कंडक्ट हुआ। देन 2023 में आपके पास न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, और 2023 में अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट ने अपने 75 साल की जर्नी को कमेमोरेट। पार्लियामेंट को 75 साल ही हुए हैं ना बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे। 52 में तो इलेक्शन हुए, 52 में इलेक्शन हुए ना। एक्चुअल में जो पार्लियामेंट जैसा संविधान बनाने की बात करता है वो तो 52 में बना है, इलेक्शंस के बाद। और अभी 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 ईयर सेलिब्रेट किए। हमने पिछले साल हमारी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर सेलिब्रेट किए। तो अलग अलग तरीके से बनता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, द इंडियन पार्लियामेंट हैज बिकम डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी टर्न्ड इनटू गेटेड कम्युनिटी। इसको आप एक बार जस्ट रीड कर लेना, वैसे मैंने आपको पूरे बेसिक्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए, तो आप इस चीज को समझ पाओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और इसमें हमें देखने को मिलती है। नीचे जो आपको टेबल दिया है वो इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे पहला देखो जो इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन। The percentage of women's representation in Lok Sabha has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019। 2019 के जब आपके लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट की टोटल सीट्स के ऊपर 14% जो है वो वुमेन है। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 50-50%, 60-40 हो जाए चल जाएगा, है ना, इतना चल जाता है। लेकिन 14% ओनली फीमेल्स। जनता में तो, पॉपुलेशन में तो हाफ आपके पास फीमेल्स है, और पॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ 14%, बाकी सारे मेल कैंडिडेट्स। ये गलत है। तभी अब इस 14%, ये 14% भी अब हुआ है, पहले तो 5% ही था 1951 में, अगर हम देखें 51-52 में देखें। और इससे मोदी सरकार से पहले भी ये 10% के 9-10% के अराउंड था, अभी 14% हुआ है, और इसको 33% अब कर दिया गया है। तो अब कोई चाहे ना चाहे 33% फीमेल इसमें आएंगी आएंगे, क्योंकि 33% सीट्स टोटल जो है वो फीमेल्स को ही अलॉट की जाएगी सिर्फ, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है वो वही चीजें जो हमने ऊपर भी डिस्कस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है ये, सुना है तो बताओ। व्हाट इज जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? हम्म, मैप पे यूज करते हैं। जैसे क्या? हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल रसगुल्ला। जब मैं रसगुल्ला बोलता हूँ तो आपको क्या याद आता है? रसगुल्ला सुने, क्या याद आता है? बंगाल। जब मैं बोलता हूँ कांगड़ा की चाय, क्या याद आता है? हिमाचल प्रदेश। याद आता है नहीं? एक है चिकन है, कड़कनाथ, मीट नहीं, चिकन, कड़कनाथ कहाँ का है पता है? नहीं, मध्य प्रदेश का, लगता पंजाब का। पंजाब में खाते होंगे चिकन, लेकिन कड़कनाथ वहां का है। कड़कनाथ एक मुर्गा है। देन दार्जिलिंग की चाय, क्या याद आता है? दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल भाई साहब, लगता आसाम का।
ये पता नहीं कंफ्यूजन सबको क्यों रहती है। ये मैप जो तुम्हारे पास है इसके ऊपर मेंशन भी किया होगा दार्जिलिंग इधर कहीं। हमेशा तुम्हें क्यों रहती है कंफ्यूजन, मुझे समझ नहीं आता। लिखा नहीं हो, इस पे ध्यान से देखना। इस वाले पोर्शन में है आपके ऊपर, यहाँ पे सिक्किम के पास दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। कहाँ की, असम की दार्जिलिंग की चाय? इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये जब हम बात करते हैं इन चीजों की, तो आपको क्या है, जब मैंने इन चीजों के नाम लिए तो आपके सामने क्या है, एक लोकेशन आ गई, क्योंकि ये चीजें खास तौर पे उसी लोकेशन पे मिलती है। इस चीज को ऑफिशियली टैग कर दो, ऑफिशियल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर लो कि जो कड़कनाथ है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। जो कांगड़ा की चाय है उस क्वालिटी की चाय आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में शिमला में भी नहीं मिलेगी, बिलासपुर में भी नहीं मिलेगी, सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो उस चीज की रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी। और जब कोई बंदा उस चीज को चखना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो वो सीधा उनको कनेक्ट करेगा जहां से वो ओरिजिनली है। अदरवाइज क्या होता है कि कॉपीज आ जाती है चीजों की, होते ही ना कॉपीज आ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ फाजिलका से, फाजिलका की एक मशहूर चीज है वहां पे तोशा। तोशा इज अ स्वीट, मिठाई है तोशा। वो दुनिया जहान में बनता है लेकिन उस क्वालिटी का कहीं नहीं बनता। कोटकपूरा के बारे में सुना है? कोटकपूरा में एक आपके पास स्वीट है टोडा, वो कोटकपूरा का ही मशहूर है और कहीं का मशहूर नहीं है। आपको यहाँ चंडीगढ़ में ये दोनों मिठाइयाँ मिल जाएंगी स्वीट शॉप के ऊपर अगर आप जाओगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। कॉपी किया जा सकता है लेकिन एक्चुअल में वो जो क्वालिटी है वो आपको उसी जगह पे मिलेगी जहां की वो है। उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये न्यूज में क्यों है, बहुत बार न्यूज में रहता है ये। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज बीन ग्रांटेड टू सेलम सागो, जिसको आप जावा ऋषि भी बोल सकते हो, विच इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट इट्स एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पे आपका सेलम सागो क्या है, इट इज साबूदाना। साबूदाना सुना है? साबूदाना पता है ना? तो साबूदाना है ये, जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के इस वाले टाइप के साबूदाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप सर्च करोगे इन चीजों को, तो आपको जो सेलम सागो है वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो लिस्ट ऑफ कमोडिटीज है उसमें ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने मार्क कर दिया इसको इंटरनेशनल लेवल पे कि ये खास तौर पे भाई साहब तमिलनाडु में ही आपको देखने को मिलता है। अब नीचे आपके पास, सबसे पहले नीचे आ जाओ जहां पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में दिया गया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट को ये दिया गया है उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या चीज है उसके बारे में देखो। So a GI is a primarily an agricultural, natural or manufactured product like handicraft, industrial goods originating from definite geographical territory। कुछ भी हो सकता है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब कोई क्रॉप हो सकती है, कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो सकता है कि वहीं पे मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला कड़कनाथ, अब वो मुर्गा है, वो मध्य प्रदेश में उसकी स्पीशी आपको देखने को मिलती है ना, नेचुरल स्पीशी है, वो लोगों ने थोड़ी बनाई है। देन आपके पास और क्या हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसको बोलते क्या मुझे ये नहीं पता, ये अमृतसर के पास अपने पीतल के बर्तन बनते हैं, का नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था उस जगह का। वहां पे पीतल के बर्तन बनते हैं, उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे पीतल के सबसे, वहां वाले जो बर्तन है वो उधर ही बनते हैं। वर्ल्ड लेवल पे अगर जनता ने कुछ खरीदना है तो वो वहां से सीधा खरीद सकते हैं, आप बोल सकते हो, क्योंकि उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है। कुछ भी हो सकती है ये आइटम, ये एग्रीकल्चरल आइटम हो सकती है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, एनीथिंग। उसको आपने क्या कर दिया, आपने मार्क कर दिया कि ये चीज इस प्लेस पे मिलती है, दैट इज रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये चीज यहाँ पे मिलती है, ये चीज यहाँ पे मिलती है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफिशियली, वैसे आपको पता है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसमें देखो, typically such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness which is essentially attributable to the place of its origin। तो इससे आपको क्या हो जाता है कि देखो इसी जगह पे ये चीज ओरिजिनली मिलती है, तो इसकी जो एक्चुअल क्वालिटी है अगर आप इसी प्लेस से लोगे तो आपको वो मिलेगी, कहीं और से लोगे नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ियां,
वो बनारस में मिलती है। पश्मीना शॉल्स, पश्मीना कहाँ का है ये? कश्मीर। तो पता चलता है ना इन चीजों के बारे में। पश्मीना बोला तो आपके दिमाग में आया है ना कश्मीर वाला रीजन, आप बोल सकते हो। हालांकि आज के टाइम पे लद्दाख में है वो वाला पोर्शन, पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक ही हुआ करता, तभी कश्मीर आपके दिमाग में आता। तो मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो उसी रीजन में मिलते हैं, क्योंकि पश्मीना गोट जो है आपकी, पश्मीना गोट आपको ऊपर लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। राइट, वो स्पीची मिलती वहां पे नेचुरली, उसी से बनता है पश्मीना शॉल्स और पश्मीना जो भी आप पश्मीना का पहनना चाहो, है ना। द नेक्स्ट देखो सिक्योरिटी क्या है। वंस द जीआई प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिसयूज द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट। इट आल्सो प्रोवाइड कंफर्ट टू कंज्यूम कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज पिज्जा, ज्यादा दूर क्यों जाना है, हम करीब आते थोड़ा। डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा इज अ ब्रांड, उनका एक लोगो है आपके पास, उनका नाम है। क्या डोमिनोज पिज्जा के अलावा आपने सेम नाम का कोई अलग इंडस्ट्री देखा है? नहीं। वो डोमिनिक कर देंगे, डोमिनोज नहीं कर सकते। डोमिनिक है ना, आम बंदा उलझ जाता है, जो नया नया जिसने देखा और डोमिनोज, उसको लगता है डोमिनिक डोमिनोज एक ही होगा, लेकिन है डिफरेंट। एग्जैक्ट कॉपी नहीं आप कर सकते हो, ट्रेडमार्क्स होते हैं। अब इसमें ये चीज भी तो आती है, जैसे ये तो चलो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हो गया कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं, वो चीज है। इसके अलावा कॉपीराइट भी तो होता है। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये चीजें जो कॉपीराइट वगैरह में आपको ये आ जाते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, जैसे सत्यम इंस्टीट्यूट है तो सत्यम का एक लोगो है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो या ट्रेडमार्क ले सकते हो, आप बोल सकते हो। तो उससे क्या होगा, उस लोगों को सिर्फ आप ही यूज कर पाओगे, कोई दूसरा यूज करेगा तो उसके ऊपर केस बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया। एक तो ये है कि कोई बंदा उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। पश्मीना शॉल कोई तमिलनाडु में बैठ के बोल नहीं सकता कि यहाँ पे पश्मीना शॉल मिलते हैं, नहीं मिलते भाई साहब आपके पास। वो कहाँ पे मिलते हैं, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो इससे ऑथेंटिसिटी, जो कस्टमर खरीदने वाले हैं वो थोड़े विश्वास के साथ खरीद पाएंगे कि अच्छा वहां का ही मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है। Then who is registered proprietor of the geographical indication? कौन बंदा रजिस्टर कर सकता है इन चीजों को? नंबर वन देखो, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी एसोसिएशन हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई अथॉरिटी जो लॉ के अधीन बनाई गई है, कैन रजिस्टर एज प्रोप्राइटर। मतलब ये अधिकार किसको दिया जाएगा? कोई प्रोड्यूसर हो सकता है जो उस चीज को प्रोड्यूस करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, एनीथिंग। नेक्स्ट देखो, their name should be entered in the register of geographical indication as registered proprietor of the geographical indication applied for। तो इसका एक आपके पास रजिस्टर होता है जिसमें उस बंदे का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बंदा है जो इस चीज को प्रोड्यूस करता है इस लोकेशन। राइट। नेक्स्ट देखो, कितने समय के लिए आप बोल सकते हो जो आपका जीआई टैग है ये वैलिड है, कि एक बार आपको ये टैग मिल गया तो कितने समय के लिए रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे बात करें 10 साल के लिए रहता है। ज्यादातर जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं ना, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, ये 10 साल का इनका होता है। 10 साल के बाद आप रिन्यू करवा सकते हो, एक बार करोगे 10 साल के लिए चलेगा, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हो। जैसे 10 साल के बाद आपका पेटेंट क्या है, वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद अगर कोई बंदा उसको प्रोड्यूस करता है और आपने पेटेंट को रिन्यू नहीं करवाया और आपके वाला प्रोडक्ट किसी ने प्रोड्यूस कर लिया, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते थे, ये आपके पेटेंट उसके ऊपर एक्सपायर हो चुका है। राइट, तो वैसे 10 साल का इसका होता है टाइम पीरियड, इसको रिन्यू किया जा सकता है। सेम फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इंडिया में जो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्टर किए जाते हैं जो प्रोडक्ट, इसके लिए एक्ट कौन सा है हमारे पास, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है गुड्स, not services, and there is a difference, there is a huge difference between goods and services। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए मिलता है, सर्विसेज के लिए नहीं मिलता है। सर्विसेज लाइक होटल की सर्विस हो सकती है, एजुकेशन की सर्विस हो सकती है ना, बस की सर्विस हो सकती है, बैंकिंग की सर्विस हो सकती है। सर्विसेज के लिए टैग नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ गुड्स के लिए है। और ऐसी छोटी सी चीज में उलझाते हैं पेपर में,
पेपर में ना आपको देखो हर एक चीज पता होगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई टॉपर भी है उसको भी हर एक चीज पता नहीं होती है, लेकिन बात होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, और आप बोल सकते हो अवेयरनेस। यहाँ पे देखो आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सब पढ़ लिया, आपने ये नहीं पढ़ा कि अच्छा ये गुड्स को मिलता है सर्विसेज को नहीं मिलता है। बेसिक चीज है। आपने सारे प्रोडक्ट याद कर लिए, इतने प्रोडक्ट हैं जी जिनको जीआई, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि वो कोई याद कर नहीं सकता एक्चुअली। जो आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल है ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, जो चीज उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है ना, उसमें कोई ना कोई क्लू आपके पास जरूर होगा, और उस क्लू को आप तब ढूंढ पाओगे जब आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन उस वाले टॉपिक के बारे में होगी। राइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये न्यूज में आएगा, दैट इज वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। जब ये नया नया आया था ना, तो यूपीएससी ने अपने बहुत सारे पेपर्स में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ रखी थी, वीवीपैट। राइट। अगर मैं बात करूं 2017-18 की, उस टाइम पे ये सीडीएस का पेपर वगैरह जो होते हैं उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी कि वीवीपैट है क्या, इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम, जिसके ऊपर बड़े मुद्दे खड़े होते हैं, ईवीएम। देखो अभी पंचायत वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं उसमें ईवीएम यूज नहीं की जाती है, क्योंकि ईवीएम अभी प्रेजेंटली खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस करवाता है? ये एमएलए के इलेक्शंस करवाता है, एमएलसी के इलेक्शन करवाता है, एमपीज के इलेक्शंस करवाता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाता है। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपने बटन प्रेस किया और आपकी वोट डल गई। जब ये ईवीएम नई नई आई थी, इसके ऊपर लोगों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि ईवीएम के अंदर ये कोई सेटिंग कर देते हैं और हम बटन प्रेस कहीं और करते हैं, वोट किसी और को डलती है। ये चीज थी ना। फिर क्या किया गया, ईवीएम के साथ एक छोटा सा ना बक्सा रखा होता है, छोटा सा बक्सा होता है, जिसको बोलते हैं वीवीपैट। जब आप बटन प्रेस करोगे ना, उस वीवीपैट में ना कुछ सेकंड्स के लिए एक पर्ची आएगी, आपको वो पर्ची मिलेगी नहीं, उसमें एक पर्ची आएगी। वो पर्ची के ऊपर शो हो जाएगा कि आपने बटन प्रेस किया, आपकी वोट किसको गई है, उसके ऊपर सिंबल शो होगा। उसके बाद वो पर्ची क्या है, एक बॉक्स के अंदर लॉक हो जाती है, एक बॉक्स के अंदर लॉक हो जाती है। अब इससे क्या हुआ, आपके पास पर्चियां भी आ गई जो वैसे आप डालते हो। आप जब पंचायत के इलेक्शन में वोट करते हो तो क्या होता है, पर्ची के ऊपर मोहर लगा के पर्ची इकट्ठी करके डालते हैं, यही होता है ना। पर्चियों को बाद में क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं कितनी वोट किसको गई। अब आपके पास क्या है, ईवीएम ने तो आपको सीधा कैलकुलेट करके दे देना है, इतनी वोट्स इसको, इतनी इसको, इतनी इसको, उसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कैलकुलेट करने। बट आप क्या करोगे, उसने जो कैलकुलेशन दी है उसको कंफर्म करो। आप मैनुअली वीवीपैट में जितनी भी पर्चियां आई हैं उनको भी काउंट करोगे कि ईवीएम बोल रही है कि बीजेपी को इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3000 वोट्स मिली है, पर्चियां काउंट कर लो 3000 है बीजेपी वाली के नहीं। तो आपने क्या कर दिया, टैली कर दिया। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ है या नहीं। बट बात ये है कि अगर हर जगह जहां पे ईवीएम लग रही है वहां पे वीवीपैट अगर आप काउंट कर रहे हो तो फिर फायदा क्या हुआ इसका? फिर वैसे ही आप रख लो है ना, इलेक्शन दूसरी रख लो, बैलेट पेपर वाली रख लो, आप बोल सकते हो ये ईवीएम लगाने का तो हमें कोई फायदा नहीं है। राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्या चीज है, A petition by the Association for Democratic Reform (ADR) has called for 100% counting of voter verifiable paper audit trial, इसकी full form याद रखना, slips during the elections, as the current system fails to guarantee that votes are counted as cast. तो एक आपके पास एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक आपके पास पार्टी आप बोल सकते हो, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा आप बोल सकते हो कि पिटीशन डाली गई कि जितने भी आपकी वीवीपैट की पर्चियां होती हैं 100% उसकी काउंटिंग हो। इसका मतलब क्या है, जहां जहां ईवीएम से आप वोट करोगे वहां वहां वीवीपैट को भी आप काउंट करोगे, डबल करोगे आप हर जगह। अब ऐसा क्यों किया गया? करंटली Election Commission of India mandates counting VVPAT slips in the 5 randomly selected polling stations as assembly constituency or set. अभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल
कि मैं आपको बताऊं, पंजाब में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, कितनी सीट्स है पंजाब में? 113 सीट्स है पंजाब में, किसकी? एमएलए की। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 113 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगे। 113 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने ईवीएम का इस्तेमाल करके वोटिंग करवाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, कोई भी रैंडम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चूज कर लेता है और उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को काउंट किया जाता है। बाकी जो बच जाएंगी वहां पे वीवीपैट को काउंट नहीं किया जाता। अगर देखो ईवीएम में गड़बड़ होगी तो वो पकड़ी जाएगी, 5 बहुत है ना, आपने वहां पे कर लिया। अगर देखो मैं वहां पे ईवीएम से इलेक्शन करवा रहा हूँ, हर जगह वो पर्चियां भी काउंट कर रहा हूँ, फिर ईवीएम को छोड़ो परे, फिर उसका क्या करना, सीधे पर्ची पे मोहर लगा के डालो उसको। जैसे यूएसए में करते, यूएसए में ईवीएम को यूज नहीं करते, वो पर्चियों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, वहां की जनता को ये लगता है और हमारी जनता को भी लगता है। तो जब ये गड़बड़ स्टार्ट हुई थी, वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया और 5 जगहों पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पर्चियां काउंट की जाती है। ये वाले जो पार्टी वाले ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सारी काउंट, ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी काउंट करो, इस चीज की पिटीशन डाली गई है, राइट। The Election Commission of India responded by stating that counting all VVPAT slips in every election would revert to manual polling method by indirect means। वो बोल रहे हैं कि अगर आप सारी काउंट करोगे तो आप वापस उसी पेपर वाले मेथड पे जा रहे हो, फिर क्या फायदा हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आने का, है ना। इनडायरेक्ट तरीके से आप जा तो पेपर मेथड पे रहे हो। Initially, one polling stations VVPAT slip as per assembly constituency were counted. Later increased to 5 stations after Supreme Court judgment in 2019। पहले क्या होता था, जैसे पंजाब में इलेक्शंस हुए, 113 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की वीवीपैट की पर्चियां काउंट की जाती थी, बाकी 112 में सीधा जो ईवीएम ने बोल दिया वही मान लिया जाता। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि एक नहीं 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वीवीपैट की पर्चियां होंगी उसको आप काउंट करोगे, और बाकी सब जगहों पे क्या है, जो ईवीएम ने बताया है वही रहेगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो अबाउट वीवीपैट। वीवीपैट है क्या, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ईवीएम के साथ एक छोटा सा बक्सा जो है वो अटैच होता है। जब आप ईवीएम के ऊपर वो बटन प्रेस करते हो कि मैंने बीजेपी को वोट करनी है, कांग्रेस को वोट करनी है, तो आपका बटन प्रेस होने के बाद एक ग्रीन लाइट जगती है। ग्रीन लाइट जगने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपको पर्ची उस बॉक्स में शो होगी कि आपकी वोट कहां डली है, बाद में वो पर्ची कट होके बॉक्स में लॉक हो जाती है, राइट, दैट इज वीवीपैट। तो देखो इसमें VVPATs are devices attached to electronic voting machines that print a paper slip with the voter's choice, allowing voter to verify their vote। आपने वेरीफाई कर लिया ना कि मैंने इधर इसको डाला था, इधर भी वही पर्ची आई है, ठीक है, मेरी वोट सही डाल, सिंपल। The VVPAT concept emerged in 2010 and it was gradually introduced in elections with 100% coverage starting from 2017। 2010 से केरला हो गया, मतलब जो सदर्न स्टेट्स है, खासतौर पे केरला, वहां से इसका कंसेप्ट स्टार्ट होता है 2010 से। लेटर ऑन आप बोल सकते हो 2017 में पहली बार ऑल ओवर इंडिया आप बोल सकते हो, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो ईवीएम्स और के साथ वीवीपैट को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न एशिया। तो जब ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज है। सबसे पहले मैप को देखो, आपको वो समझना जरूरी है। जैसे मैं मैप ड्रॉ करता हूं ना यहाँ पे, जब तुम लोगों के 6-7 महीने हो जाएंगे कोचिंग में, तुम लोगों को भी ऐसे मैप ड्रॉ करना आना चाहिए कि 2 सेकंड में मैप ड्रॉ कर दिया और काम खत्म। इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों ने बिल्डअप करनी है, ये तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, हमें ईस्ट में रशिया देखने को मिलता है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जापान भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आपको जापान के सामने नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया भी देखने को मिलते हैं। देन इस तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, चाइना। देन चाइना के नीचे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वियतनाम। लिखवाया है ना कई बार, वही बना रहा हूं मैं, साउथ चाइना सी वाला, है ना। वियतनाम हो गया, वियतनाम के साथ आपके पास कंबोडिया है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास है थाईलैंड। कैसे से मार्क करें, चलते नहीं है।
यहाँ पे क्या आपके पास थाईलैंड, और थाईलैंड के नीचे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे है मलेशिया, और इधर क्या है आपका सिंगापुर, और नीचे यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास है सुमात्रा। सुमात्रा क्या है, ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। सामने यहाँ पे आपको इंडोनेशिया का जावा वाला आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरफ अगर आप जाओगे थाईलैंड से ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यांमार, और म्यांमार के बाद यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, और ये इंडिया की कोस्ट। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, चेन्नई, तमिलनाडु वाला चेन्नई। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है वो क्या है, चेन्नई से स्टार्ट होता है, देन ये चलता है किधर, ये चलता है इस रीजन, जहां पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ही है ना, इधर एक आपके पास सी है, इधर आपके पास सी है, दोनों को एक वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, जो मलेशिया एंड सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के बीच में है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आप एंटर करोगे इस वाटर बॉडी में, जिसका नाम क्या है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से अगर आप यहाँ पे आपको फिलीपीन वगैरह और ब्रूनेई वगैरह को देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ जाओगे आप एंटर करोगे सी ऑफ जापान में, सी ऑफ जापान में, और उसको क्रॉस करके ऊपर आप किसके साथ कनेक्ट करके, रशिया के साथ। सिंपल। तो मतलब ये एक ऐसा मैरीटाइम रास्ता है, यहाँ पे कोई भी ट्रेन या रोडवे दिखा आपको, नहीं, सारे का सारा मैरीटाइम है, तभी इसको बोला ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर। ईस्ट मतलब ये एशिया के ईस्ट में जितने भी कंट्रीज है इन सबको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। एशिया के ईस्ट में आपको ये कॉरिडोर देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी कौन सी कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है। इसमें मैंने कोई भी दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री नहीं बनाई है, ये सब एशियन कंट्रीज है। तो एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है। इतना ऊपर नहीं जाता है, इधर रह जाता है व्लादिवोस्तोक के पास, व्लादिवोस्तोक, तो एक सिटी आप बोल सकते हो ईस्टर्न रशिया, ठीक है। तो चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई, कैसे, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, सी ऑफ जापान से होते हुए आप कनेक्ट कर गए हो व्लादिवोस्तोक के साथ। समझ आए ये क्या चीज है, क्या सीन बना यहाँ पे। तो देखो इसमें यूनियन मिनिस्टर दैट इज सर्बानंद सोनोवाल has extended an invitation for an Indo-Russian workshop on Eastern Maritime Corridor in Vladivostok, रशिया। तो एक वर्कशॉप की बात कर रहे हैं इसी कॉरिडोर के ऊपर। ये कोई आज का कॉरिडोर नहीं है, ये कोई नया नहीं बना, बहुत पुराना है। इसमें देखो व्हाट इज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। The Eastern Maritime Corridor is a proposed sea route between Chennai, India and Vladivostok, Russia, passing through Sea of Japan, South China Sea, Malacca Strait। हमने सारा डिस्कस कर लिए कहां कहां से ये पास करता है, बेनिफिट्स क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Significant time reduction, it shortens the transportation time by up 16 days, making it more efficient। अगर आप रशिया के साथ, हमें रशिया के साथ ये कनेक्ट कर रहा है ना, अगर आप रशिया के साथ कनेक्ट करो इधर वाले रूट्स का इस्तेमाल करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उस दिन मैंने आपको बताया था कि इंडिया से ईरान, ईरान से आपका अजरबैजान, अजरबैजान से ऊपर जॉर्जिया एंड रशिया के साथ आप कनेक्ट करते हो। इधर से भी एक रास्ता है जिसमें आपके पास क्या है, समुद्र भी आएगा और रेलवेज रोडवेज भी आएंगे। उससे इस वाले रूट में 16 दिन कम लगते हैं। मतलब क्या है, ये रूट ज्यादा फास्टर है, ज्यादा फास्टर मतलब ज्यादा अफोर्डेबल है, इसीलिए इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। तभी तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रशिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स में 5वें नंबर पे रशिया आता है, और जापान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। साउथ कोरिया हमारे यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करता है, और ये जो सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं जिनको हम बोलते हैं एशियान कंट्रीज, ये हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग आप बोल सकते हो हब है इस तरफ।
तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तभी चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को हम यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, चेन्नई पोर्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ओपन्स ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस लाइक थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। अब देखो, चेन्नई हमारा जो पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट इज द मेजर पोर्ट्स। हमारे इंडिया में टोटल आपको 13 मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से एक है आपका चेन्नई। तो चेन्नई की लोकेशन ही ऐसी है, बे ऑफ बंगाल में है, सीधा इससे आप जाओगे तो आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर जाओगे, राइट। इसको भी ये पुश प्रोवाइड करेगा, मतलब यहाँ से ट्रेड रूट ज्यादा बेहतर तरीके से यूज किया जाएगा। एक्सेस टू द रशियन फार ईस्ट। अब पता क्या है, रशिया में ना, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। मैप के ऊपर देखो, ऊपर वाला जो पिंक सा बना रखा है आपका, दैट इज रशिया, बहुत बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे, एक तरफ से वो ये जो रेड वाला पोर्शन है, ऑरेंज वाला पोर्शन, दैट इज अलास्का, यूएसए का पार्ट, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से वो क्या है, आपकी यूरोप के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो छोटी छोटी कंट्रीज बनाई। ऑलमोस्ट अर्थ का आधा पोर्शन आप बोल सकते हो रशिया कवर कर लेता है, इतना वाइड है। रशिया में 11 टाइम चलते हैं। रशिया के ईस्ट में जब सूरज निकलता है और जब आपके वेस्ट में सूरज निकलता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 घंटे का डिफरेंस होता है। तो मतलब इस वाले पोर्शन पे सूरज ढल जाएगा, उधर अभी सूरज निकल रहा है। इतना बड़ा कंट्री आप बोल सकते हो। लेकिन चक्कर क्या है, रशिया का जो वाला पोर्शन यूरोप के साथ लगता है, इसका जो ये इस तरफ वाला पोर्शन है, वेस्ट वाला पोर्शन, वो यूरोप के साथ लगता है, जहां पे इनकी आपको कैपिटल सिटी मॉस्को देखने को मिलती है। उस रीजन में तो बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है, जो चाइना के साथ या जापान के साथ या इस तरफ लग रहा है पैसिफिक ओशन के साथ, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, खाली मैदान पड़े हुए आप बोल सकते हो। और ये जो अलास्का वाला पोर्शन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि ऑरेंज वाला पोर्शन जो किसका है, जो रशिया के बिल्कुल सामने आपको देखने को मिलेगा, यूएसए का है। ये एक टाइम पे रशिया का पार्ट था, ये रशिया के द्वारा यूएसए को बेचा गया है। भी इस एरिया को रशिया मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि बीच में समुंदर आ जाता है, और बीच में ये जो समुंदर आता है, ये समुंदर नहीं, एक्चुअली ये क्या है, ये है बेरिंग स्ट्रेट। ये है बेरिंग स्ट्रेट, जो ऊपर पड़ते, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन, देखो मैप के ऊपर आर्कटिक ओशन, नीचे क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन। दोनों को कनेक्ट करने वाला पॉइंट कौन सा है, यही वाला है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। नहीं, कनाडा ने नहीं बेचा था बेटा, ये रशिया का पार्ट हुआ करता था, कनाडा का पार्ट नहीं, कनाडा के साथ लगता है। अगर आप ध्यान से देखोगे उस तरफ देखो, येलो वाला जो पोर्शन, दैट इज कनाडा का पोर्शन, तो कनाडा के साथ लगता है। कनाडा ने एरियाज बेचे हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन, ये पहले रशिया का पोर्शन हुआ करता था, राइट। इसको आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे आपके पास ये कॉरिडोर का मैप दिया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बना के बहुत अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे दो उसमें रूट्स बताए गए हैं, ध्यान से देखो। एक तो आपके पास है कि जो रूट आपका मुंबई से चल के कनेक्ट करता है पीटर्सबर्ग रशिया तक, मतलब जो इस तरफ से रूट जाएगा, इंडिया के वेस्ट वाली साइड से जो रूट जाएगा, है ना, जिस रूट को हम नॉर्मली यूज करते हैं। ध्यान से देखो कहां कहां से जा रहा है, सबसे पहले अरेबियन सी से निकल रहा है, उसके बाद रेड सी से, फिर मेडिटेरेनियन सी से, फिर ऊपर से अटलांटिक ओशन से होते हुए कनेक्ट करता है किसके साथ, रशिया के साथ, रशिया के पीटर्सबर्ग के साथ। अब इस तरफ वाला रूट देख लो, ये कितना छोटू सा है, उसके मुकाबले आपको खुद ही दिख रहा होगा, आधा भी नहीं बन रहा उसका। तो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो 16 दिन का डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाएगा, अगर आप उस वाले लंबे वाले रूट से जाते हो और अगर आप इस छोटे वाले रूट से जाते हो। 16 दिन का गैप पड़ता है, 16 दिन का डिफरेंस पड़ता है। इस वाले रूट पे 16 दिन कम लगेंगे। लेकिन अभी ये रूट प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, अभी ये हो रहा है, चल रहा है इसके ऊपर काम, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है, दैट इज अबाउट अ वायरस, अ डिसीज, दैट इज निपा वायरस। निपा वायरस इंडिया में कोई पहली बार नहीं फैला है, इंडिया में बार बार निपा वायरस के केसेस आपको देखने को मिलते रहे। तो निपा वायरस की अगर हम बात करें, दोबारा से आपको केरला में केसेस देखने को मिले, 2 बंदों की डेथ भी वहां पे रिपोर्ट की गई निपा वायरस की वजह से। निपा वायरस है क्या? निपा वायरस जो है, या निपा जो है, ये आपकी एक जूनोटिक डिसीज है। कौन सी डिसीज है? जूनोटिक, जूनोटिक।
जूनोटिक मतलब ऐसी डिसीज जो एनिमल टू ह्यूमन फैलती है, मतलब एनिमल्स की वजह से ह्यूमन को होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये जो सारे आपके एनिमल स्पीशीज है उनसे फैलती है, किसको? ह्यूमंस को। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जूनोटिक डिसीज। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या है, जो फैलाने वाला है वो कौन होगा? एक एनिमल, कोई भी वैसे की स्पीशी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, निपा इज अ जूनोटिक डिसीज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस through the infected animals, particularly bats or contaminated food, and it can also spread from person to person through the close contact. इसका जो मेजर आप बोल सकते हो सोर्स जो इसको फैलाता है, वो आपके पास कौन है? बैट्स। वो कौन है? बैट्स। बैट्स हैं, बाकी एनिमल्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन बैट्स खास तौर पे जिसमें ये वायरस आपको देखने को मिलता है। तो बैट्स फैलाते हैं इस डिसीज को, एक ह्यूमन को फैल गई, उसके बाद उसके क्लोज कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा ह्यूमन है उसको भी फैल सकता है। तो एक्चुअल में कहां से आती है? एनिमल टू ह्यूमन, देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो जाता है। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो जूनोटिक डिसीज है, ये तो एनिमल टू ह्यूमन ही होगी, ऐसा नहीं है। स्टार्ट वो एनिमल टू ह्यूमन होती है, बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। इसमें होता क्या है, जब बंदे को ये बुखार चढ़ता है निपाह वाला, इसमें होता क्या है? फीवर होगा, सर दुखेगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, आपका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, सीवियर केसेस में आपको क्या है? बहुत सारे कॉमा, डेथ, ये भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं निपाह की, इसमें आप बोल सकते हो 40 से 75% की प्रोबेबिलिटी होती है कि डेथ हो सकती है निपाह की वजह से। 40 से 75% चांसेस होते हैं कि बंदे की डेथ हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितना वो कंटामिनेशन या कितनी वो इन्फेक्शन हुई है वायरस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, पर्टिकुलरली फ्रूट बैट्स। जैसे फॉर एग्जांपल बैट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आप जो फूड खा रहे हो, आप कोई फ्रूट खा रहे हो, अब आपको क्या पता कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। फ्रूट से बना हुआ केक खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो भाई, वो ओरिजिनेट कहाँ से? कोई सब्जी खा रहे हो, वहां पे बैट ने इन्फेक्ट किया हो, उसके ऊपर बाइट किया हो और वो वायरस उसमें चला गया और आपने वो खा लिया, आप नहीं बच सकते उस चीज से। कहाँ कहाँ से वायरस को निकालो? कौन सा दिखता है कि ये वायरस लगा हुआ है, निकाल दो इसको, है ना? तो मतलब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ आपके एनिमल्स के साथ है, या फिर एनिमल के द्वारा कंटामिनेट किया गया जो फूड है उसको आपने खा लिया, तो इससे आपका निपाह वायरस क्या है, आप तक पहुंच सकता है। नीचे आपके पास एक फोटो दी हुई है, बड़ी भयानक सी, ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं होता, वो भूतों वाला शो होता है जो ये मॉल्स में होता है ना, बाहर लगा होता है कि डरने के लिए यहाँ पे जाओ। तो व्हाट इज निपाह वायरस? तो इसमें देखो प्रीवियसली इंडिया में क्या क्या केसेस आए। कोझिकोडे में अगर हम बात करें, केरला में 2018 में हमें 17 डेथ देखने को मिली, 17 बंदे मर गए इसकी वजह से। देन सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी क्या है? वही छोटा सा कॉरिडोर, वो छोटा सा पार्ट जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है, छोटा सा एरिया है ना, बीच में बांग्लादेश आगे देखो, बीच में छोटा सा एरिया 25 किलोमीटर का, उसको बोलते हैं सिलीगुड़ी वाला एरिया। वो सिलीगुड़ी का जो एरिया है, वहां पे आपको केसेस देखने को मिले, ये छोटू सा पोर्शन, ये वाला पिंक में लास्ट में ये वाला, दिस इज सिलीगुड़ी, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इंडिया के दो पोर्शन को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हमें 45 डेथ देखने को मिली। और अगर हम बात करते हैं नादिया डिस्ट्रिक्ट की, नादिया इज इन वेस्ट बंगाल, वहां पे 5 डेथ्स आपको इसकी वजह से देखने को मिली। 1 केस कंफर्म्ड, 80+ पीपल अंडर ऑब्जर्वेशन इन केरला। तो यहाँ पे 2019 में अगेन आपको देखने को मिला कि एक तो केस कंफर्म कर दिया गया था कि इसको निपाह वायरस है, निपाह की बीमारी है, फीवर है आप बोल सकते हो, बाकी 80 को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया, तो मतलब इंडिया में फैल रहा है ये, आज से नहीं 2018 के टाइम, ठीक है, उससे भी पहले था। हाउ सिवियर इज इट? कितना का सिवियर है? अ डिसीज कॉजिंग वायरस इफेक्टिंग बोथ एनिमल एंड ह्यूमंस। फर्स्ट ब्रोक आपको देखने को कब मिला था? फर्स्ट ब्रोक वाज इन मलेशिया एंड सिंगापुर इन 1998 1999, 1998-99 में आप बोल सकते हो, इस वाले एरिया में, मलेशिया, साथ में छोटी सी कंट्री है सिंगापुर, इस रीजन में आपको सबसे पहले 1998 1999 में देखने को मिला था निपाह वायरस का केस। उसके बाद आज इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
मोर्टेलिटी रेट वही 70% लिखा हुआ है, 40 से लेके 75% के बीच में रहता है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ होने के चांसेस कितने होते हैं, तो सिम्टम्स नीचे दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द निपाह वायरस, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज हरामी नाला। हरामी नाला की अगर हम बात करते हैं, हंस रही है लवप्रीत, हरामी नाला की अगर हम बात करते हैं, हरामी नाला क्या है? ये छोटी सी वाटर बॉडी है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलेगी। मैंने सर क्रीक बताया था आपको, सर क्रीक, बताओ फिर क्या होता है सर क्रीक, क्या है सर क्रीक? क्रैक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारा गुजरात हो गया, इस तरीके से हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। इधर आपके पास पाकिस्तान है, इधर यहां से लेके ऐसे इधर, ठीक है। ये आपका क्या है? पाकिस्तान, यहां तक। ये नीचे क्या है आपके पास? ये है आपकी वाटर बॉडी, ये नीचे वाली क्या है आपकी? वाटर बॉडी। और ये वाटर यहाँ पे भी फिल्ड होता है, वाटर बॉडी है बीच में ये वाली। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 95 किलोमीटर है। और ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है सर क्रीक, इसका नाम है सर क्रीक, या फिर इसको पहले बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहले बाण गंगा बोलते थे, अंग्रेजों ने अपने बंदे के नाम पे कर दिया सर क्रीक, ठीक है। अब जो आज का हमारा बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसे है? यहाँ पे है, इस तरीके से। सर क्रीक का आधा एरिया इंडिया के पास, आधा एरिया पाकिस्तान के। इंडिया बोलता है पूरा मेरा है, पाकिस्तान बोलता है पूरा मेरा है, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ट्रीटीज होती है। तो किसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है, लेकिन ज्यादातर ट्रीटीज के अकॉर्डिंग ये एरिया इंडिया के हिस्से में आता है। डिस्प्यूट ना हो तो इन दोनों को आधा आधा कर दिया है कि आधा तुम रखो आधा तुम रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया में फॉसिल्स के मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फॉसिल्स मतलब नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब चीजें मिलने के बहुत ज्यादा इस एरिया में चांसेस आपको मिलते हैं। यहीं पे इसी सर क्रीक में एक और छोटी सी वाटर बॉडी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हरामी नाला, हरामी नाला, राइट। उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। Recently, Union Minister visited Harami Nala in Sar Creek area of Kutch, Gujarat, along the Indo-Pakistan international border. तो यहाँ पे ये क्या है? This is run of Kutch। दो चीजें हैं, याद रखना, कहीं पे भी अगर आपको फिर भी देखने को मिल जाए, गुजरात के ऊपर वाले पोर्शन को रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, ऊपर वाले हॉर्न को, नीचे वाले को बोलते हैं काथियावाड़। काथियावाड़ पेनिनसुला भी बोल सकते हो। इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर, तीन तरफ वाटर है, तो उस लैंड को क्या बोल देते हैं? पेनिनसुला, ठीक है। तो वहां पे हमारे जो होम मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया। हरामी नाला इज 22 किलोमीटर टाइडल चैनल that serves as natural boundary between India and Pakistan. The channel carries water and mud and inhabited by protected marine species. Vast marshy mud flats surrounded it. Its temperature reaching above 50 डिग्री सेल्सियस in summer. ठीक है, नीचे आपके पास फोटो बनी हुई है, आपको वहां पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी देख लो। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में हरामी नाला मिलेगा। 22 किलोमीटर का है हरामी नाला, 95 किलोमीटर की आपकी सर क्रीक है, उसके अंदर एक छोटा वाटर बॉडी आप बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी, मैरीन स्पीशीज मतलब जो समुद्र में रहती है, पानी में रहती है, वो वाली स्पीशीज मिलेंगी। मड मिलती है बहुत ज्यादा, मतलब मडी एरिया आप बोल सकते हो कि दलदला सा इलाका है, क्योंकि दलदले इलाके में भी आपको अलग तरह के जंगल और स्पीशीज मिलती है जो रहती है वहां पे। और टेम्परेचर इस एरिया का, टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है गर्मी में। टेम्परेचर काफी हाई होता है, 50 डिग्री सेल्सियस इज वेरी हाई टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक वो नहीं है आपके पास, आप बोलते हैं, एक और मुझे याद आ गया ये डिस्कस करते करते। इंडिया के जब हम ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पोर्शंस की बात करते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो ईस्टर्न मोस्ट की अगर हम बात करें वो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ईस्ट में कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। दिख रही है मैप के ऊपर ग्रीन कलर।
सबसे वेस्ट में कौन सी है, ब्राउन कलर की, गुजरात। सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपके पास गौर माता। गौर माता, गौर माता इज द, आप बोल सकते हो इट्स नॉट माता, इट्स माता आप बोल सकते हो। गौर माता इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट। इसी तरीके से नॉर्दर्न मोस्ट भी होगा, सदर्न मोस्ट भी होगा, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे। तो ये सारे गुजरात के बारे में बता रहा हूं। एक और याद आ गया, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और यहाँ पे आपको मिलेगी गिर माउंटेन रेंज। समुद्र में नहीं है, गलती से चली गई, गिर माउंटेन रेंज, यहाँ पे मिलेगा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे दुनिया भर में जो स्पीशी है एशियाटिक लॉयन की, वो इधर मिलती है। दुनिया भर में अगर एशियाटिक लॉयन, वो जो बब्बर शेर होते हैं जिसके बाल होते हैं सर के आसपास, दैट बब्बर शेर जिसको आप बोलते हो, वो एशियाटिक लॉयन जो है वो आपको दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में मिलेगी। अराउंड 650 से 650 के अराउंड इनकी पॉपुलेशन है, थोड़ी सी ज्यादा है, 650 से मुझे एग्जैक्ट नहीं जानता, मैंने 647 समथिंग ऐसे करके कुछ है। तो यहाँ पे इतने आपको वो बब्बर शेर या फिर जो आपके वो एशियाटिक लॉयन है वो देखने को मिलते हैं। दुनिया भर में एशियाटिक लॉयन कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया में भी कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह पे है, दैट इज गिर नेशनल पार्क, जिसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। और यहाँ पे आपको जो माउंटेन रेंज मिलती है उसको बोलते हैं गिर माउंटेन रेंज या हिल रेंज, राइट। देन ये जो आपकी सर क्रीक है जिसको बाणगंगा 96 किलोमीटर 95 किलोमीटर एक ही चीज है। टाइडल एस्टुरी है। टाइडल एस्टुरी का मतलब क्या है, एस्टुरी का मतलब होता है जहां पे कोई रिवर आके मिल रही है। क्यों, ऐसा क्यों बोला टाइडल एस्टुरी है, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तान की एक नदी आती है जो इसके क्लोज जाके यहाँ पे गिरती है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। वो जब नदी गिरती है तो उसका डेल्टा बनता है। डेल्टा मतलब उस नदी की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेगी, जगह जगह पे जाके वो कवर करेगी ऐसे। उस नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है इंडस। इंडस जब आपके बे ऑफ, आपके अरेबियन सी में आके गिरती है तो कहाँ पे गिरती है, यहाँ पे एक सिटी है कराची, ये तो सुनी होगी। तो इस तरफ भी उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं जो अपना पानी यहाँ पे डालती है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी नदी जाके मिलती है समुद्र में, तो दो चीजें बन सकती हैं, एक तो डेल्टा बन सकता है, एक एस्चुरी बन सकती है। डेल्टा का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट कर दिया उसने, रिवर ने अपना सारा मलबा जो था, मतलब जो भी मिट्टी जो भी कंकर पत्थर वो अपने साथ लेके आ रही थी, वहां पे डिपॉजिट कर दिया और आपको पूरा एरिया से बनता हुआ देखने को मिलेगा। एस्चुरी का मतलब होता है कि रिवर जाके वहां पे मिल गई लेकिन कुछ डिपॉजिट नहीं किया, सीधा जाके डायरेक्ट उसमें गिरी, कोई डेल्टा फॉर्म नहीं हुआ है वहां पे। ठीक है, ये आप ज्योग्राफी में और डिटेल में पढ़ोगे होता क्या है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे वो आपको एस्टुरी देखने को मिलती है। सर क्रीक अपने आप में एक एस्टुरी आप बोल सकते हो, जो बॉर्डर बनाती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। ठीक है, यहां तक करते हैं हम इसको। नेक्स्ट वाला फिर थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, इसको एक बार जस्ट रीड कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, इतना समझ आया, इसमें कोई डाउट हो?